हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, सीए इंस्टीट्यूट ने मई 2025 के लिए आपकी आरटीपीज इशू कर दी हैं। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स की आरटीपी का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आरटीपी में ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस मतलब रिपीटेटिव हैं। मेरे हिसाब से एक आध क्वेश्चन ही होगा जो कि नया होगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं। और हाँ, ये है कि अमेंडमेंट्स वगैरह जो आए हैं उनको इंस्टीट्यूट ने मतलब कोशिश की है कि आरटीपी में उसकी जांच की जाए। ऑल्दो साहब, मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि जो कि आज तक आपने नहीं देखे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस तकरीबन वैसे ही हैं। बट इट इज गुड कि अगर आप रिसेंट आरटीपी और एमटीपी वगैरह अगर आप करके जाए, इट इज ऑलवेज गुड। अच्छा, ज्यादा टाइम हम आपका इस एनालिसिस में नहीं लगाएंगे। लगाने का तो साहब इसमें 3 घंटे भी लगाए जा सकते हैं, बट इट इज वर्थलेस। हम आपके साथ मैक्सिमम 1 घंटे में पूरा आरटीपी देख लेंगे। इसके साथ ना इंस्टीट्यूट ने ना कुछ स्टेटूटरी अपडेट्स भी दिए हैं, जिसको हम आपके साथ एक अलग से वीडियो में शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आरटीपी। आपको आरटीपी हमारे ग्रुप वगैरह से मिल जाएगा या आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेना। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले केस सिनेरियो 1। मिस्टर देव्यांश, देवांश, अच्छा, एन इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अच्छा, हु इज लिविंग इन यूके फॉर द लास्ट 15 years, ही कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 1 month। इसका मतलब वो हर साल इंडिया आते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए। अच्छा, टू विजिट हिज पेरेंट्स, तो इसका मतलब वो इंडिया आते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए, मतलब 30 या 31 दिन के लिए। अगर आप इंडिया में रेसिडेंट होना चाहते हैं साहब, तो आपको कम से कम इंडिया में 182 days इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा। और अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और अगर आपकी इंडिया सोर्सेज इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड करती है, तो भी आपको 120 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। बट ये मैक्सिमम 30 डेज इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम इनको इंडिया के लिए क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट। बट सर ये हम कह सकते हैं कि मतलब डीम्ड रेसिडेंट भी तो हो सकते हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूके में रहते हैं, यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ता है। सो हम ये कह सकते हैं साहब कि मिस्टर देव्यांश इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अच्छा, he invested in the shares of Alpha Limited, Beta Limited and Delta Limited in the convertible foreign exchange। अच्छा, Alpha and Beta are the companies incorporated in GIFT IFSC Gujarat carrying on the business for which it has been approved for setting off of a special economic zone। चलिए, अच्छी बात है। कहते हैं साहब, डेल्टा इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू दिल्ली। द डिविडेंड इनकम ऑफ मिस्टर देवांश फ्रॉम अल्फा बीटा एंड डेल्टा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 62,500, 87, 300 एंड 21, 800। अच्छा, तो इसका मतलब डिविडेंड इनकम एक नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है। मिस्टर देवांश इज अ नॉन रेसिडेंट। अच्छा, द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम। अच्छा, तो मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, द डिविडेंड इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115A ऑन ग्रॉस बेसिस। ठीक बात है। तो इंटरेस्ट वगैरह अगर आपने कुछ इंकर किया है ऑन द लोन, उसका आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो इस इंटरेस्ट वगैरह का आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो अगर आप पहला एमसीक्यू देखेंगे साहब, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन द डिविडेंड इनकम ऑफ मिस्टर दिव्यांश, इग्नोर सरचार्ज एंड सेस। डिफरेंस याद करें, सेक्शन 115A वो ये कहता है कि अगर आपको आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट से अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको मिलता है डिविडेंड, वो आपको मतलब टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%, अदरवाइज 20%। अच्छा, अगर आप देखेंगे अल्फा एंड बीटा आर द कंपनीज लोकेटेड इन आईएफएससी, और उनसे जो आपको डिविडेंड मिला है वो आपको मिला है 62,500 एंड 87,300। तो इन दोनों का सम टोटल कितना हुआ, 62,500 प्लस 87,300 इंटू 0.1, ये हुआ था 14,980। और एक और कंपनी है डेल्टा, जिससे मिला 21,800, इसका 20% बोले तो 4,360। तो आपका डिविडेंड पे आपका टैक्स कितना बनता है, इग्नोरिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से, 19,340। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 19,340। हमने इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको यहाँ पे करके दिया हुआ है, 19,340। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे साहब। अच्छा, इसके बाद देखेंगे, मिस्टर देव्यांश हैज आल्सो लेंट फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 50 लाख टू गामा लिमिटेड, अ कंपनी लोकेटेड इन गिफ्ट आईएफएससी ऑन 1 अप्रैल 2021। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अच्छा, तो इन्होंने ना आईएफएससी में लोकेटेड एक मतलब कंपनी को फॉरेन करेंसी लोन दिया है। डेट अगर आपको कुछ याद आ रहा हो क्या, एज पर 1015, एनी इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू एनआर by a unit located in IFSC for money borrowed by it on or after 1 सितंबर 2019 shall be exempt। तो इसका मतलब अगर आईएफएससी में लोकेटेड अगर कोई भी यूनिट किसी भी अगर नॉन रेसिडेंट से कोई भी मनी बोरो करता है, उस पे जो इंटरेस्ट पे करेगा, वो जो इंटरेस्ट इनकम होगी उस नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट होगी, यदि यदि मनी को बोरो किया गया है ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019।
इस केस में क्या हो रहा है, मिस्टर देवांश ने लोन दिया 50 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10% टू अ यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी, और उससे इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, तो वो इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1015, तो इस पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा nil। आई होप आपको बात समझे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और देखेंगे मेरे साथ साथ। तो हमने यहाँ तक देख लिया, चले, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। He has also made a deposit of foreign currency equivalent to rupees 30 lakh in a IFSC banking unit of SCZ on 1 अप्रैल 2022। The rate of interest is 8% per annum। तो dear friends, याद करेंगे सेक्शन 1015, वो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन और आफ्टर 1/4/2005 इन एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इज एग्जेम्प्ट। तो अगेन ये जो इंटरेस्ट होगा वो भी मिस्टर देवांश के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं, यहाँ तक हमने आपके साथ देख लिया। अच्छा, सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। डिविडेंड ऑफ 5,41,200 रुपए इज ड्यू टू बी रिसीव्ड इन जनवरी 2025 बाय गामा लिमिटेड फ्रॉम फी लिमिटेड व्हिच इज आल्सो अ कंपनी लोकेटेड इन गिफ्ट आईएफएससी। द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 28 जनवरी 2025। तो इसका मतलब गामा कंपनी जो है वो 5,41,200 रुपए का डिविडेंड रिसीव करने वाली है फी से, जो, और दोनों ये आईएफएससी में लोकेटेड है। अच्छा, अगर आप एमसीक्यू नंबर 4 देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन द डिविडेंड इनकम ऑफ Gamma Limited from Fee Limited, assuming that both companies are primarily engaged in the business of leasing of aircraft and have opted for 115(b)(a). अच्छा, डिफरेंस एक हम कह सकते हैं कि प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम है सेक्शन 1034B। मैं थोड़ा सा आपको इसे रीड करा देता हूँ। ये प्रोविजन क्या कहता है, अच्छा ये रहा, देखेंगे, any income of a unit of an IFSC primarily engaged in the business of the leasing of an aircraft। तो अगर IFSC की यूनिट अगर एयरक्राफ्ट के लीजिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है और उसने अगर उससे कोई इनकम कमाया, अच्छा, बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक बात है, फ्रॉम अ कंपनी बीइंग अ यूनिट ऑफ एन आईएफएससी प्राइमरली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। मतलब अगर आईएफएससी के, अगर मान लीजिए आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट ए जो कि एयरक्राफ्ट के लीजिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है, उसने आईएफएससी में ही लोकेटेड किसी और यूनिट को जो कि अगेन एयरक्राफ्ट के लीजिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है, अगर कोई डिविडेंड पे किया तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1034B। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, assuming both the companies are primarily engaged in the business of leasing of an aircraft, और ये मतलब दोनों कंपनीज आईएफएससी में लोकेटेड हैं, तो यहाँ पे साफ सेक्शन 1034B लग जाएगा, और ये जो डिविडेंड इनकम होगा 5,41,200 रुपए का, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Assuming that for the purpose of this MCQ, alpha and beta are banking units located in IFSC, and both the companies are due to receive professional fees equivalent to rupees 20 lakh। अच्छा, in the previous year, what is the tax deductible by the payer? Dear friends, अगर आप किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं तो सेक्शन 194G के हिसाब से आपको उस पर 10% का टीडीएस करना होता है। तो इसका मतलब 20 लाख की प्रोफेशनल फीस पे 2 लाख रुपए का टीडीएस बनता है, ठीक बात है। पर अगर आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट जिसने 80 LA का डिडक्शन क्लेम करना शुरू कर दिया, बहुत ध्यान से, आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट जिसने 80 LA का डिडक्शन क्लेम करना शुरू कर दिया, अगर वो एक बैंकिंग यूनिट है तो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस नहीं करना, प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस नहीं करना। और ये किसने बताया है साहब, सीबीडीटी ने, थ्रू दी नोटिफिकेशन नंबर 28/2024। तो मेरे साथ साथ देख लें, ऑन दी प्रोफेशनल फीस द टीडीएस इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194J, ठीक बात। अच्छा, however IFSC unit claiming 80 LA deduction, no TDS under section 194J to be made by the payer if pay is IFSC banking unit। अच्छा, तो अब तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों साहब आईएफएससी में हम कह सकते हैं कि मतलब बैंकिंग का काम कर रहे हैं, पर टीडीएस ना हो इसके लिए जरूरी है कि इनकी ये 80 LA का डिडक्शन क्लेम करें। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Alpha has started availing the benefit of 80 LA from assessment year 23-24, while Beta has not started availing the benefit of 80 LA। तो इसका मतलब अल्फा ने 80 LA क्लेम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब अल्फा 80 LA क्लेम कर रहा है, और अल्फा एक बैंकिंग यूनिट है, इसलिए अल्फा को जो पेमेंट की जाएगी प्रोफेशनल फीस की, उसमें आपको टीडीएस नहीं करना।
अल्फा दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बैंकिंग यूनिट भी है और एटीएलए भी क्लेम कर रहा है, तो अल्फा को की जाने वाली पेमेंट पे टीडीएस वुड बी निल। और अगर हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा आईएफएससी में लोकेटेड मतलब बैंकिंग यूनिट है नो डाउट, पर चूंकि बीटा एटीएलए क्लेम नहीं कर रहा, इसलिए बीटा को टीडीएस से रिलीफ नहीं मिलेगा। पेयर को 10% के रेट पे, मतलब 20 लाख का 10% बोले तो 2 लाख रुपए का टीडीएस करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नील और 2 लाख। आगे आते हैं, assume that for the purpose of this MCQ, Alpha Limited is a qualifying company engaged in the shipping business. अच्छा, by which date it can opt for the tonnage taxation scheme if the date of incorporation is 1/4/2022। तो साहब अगर आप आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट हैं और अगर आप एटीएलए क्लेम करते हैं, तो जब तक आपका एटीएलए का डिडक्शन चल रहा है और जब तक आपका एटीएलए का डिडक्शन खत्म हो गया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस स्कीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 115 वीपी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, मॉड्यूल 2 पेज नंबर 53, मॉड्यूल 2 पेज नंबर 53। लेट मी शो यू गाइस अ बिट। अच्छा देखेंगे साहब, मेथड एंड टाइम फॉर ऑप्टिंग फॉर द टनेज टैक्सेशन स्कीम unit of IFSC. A unit of IFSC which has availed the deduction under section 80LA may make an application within 3 months from the date on which such deduction ceases। तो इसका मतलब 80LA का डिडक्शन जब सीज होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं टनेज टैक्स स्कीम के लिए, ठीक बात है। अच्छा, अल्फा ने साहब 80LA का डिडक्शन क्लेम करना कब से शुरू किया था? अल्फा ने 80LA का डिडक्शन क्लेम करना शुरू किया था असेसमेंट ईयर 23-24 से। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे, अल्फा ने एटीएलए का डिडक्शन क्लेम करना शुरू किया था असेसमेंट ईयर 23-24 से। तो एटीएलए आपको मिलता है फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स, इसका मतलब एटीएलए आपको मिलेगा असेसमेंट ईयर 32-33 तक। प्लीज ध्यान दीजिए, एटीएलए आपको कब तक मिलेगा? असेसमेंट ईयर 32-33, 10 साल मिलता है तो 32-33। तो साहब असेसमेंट ईयर 32-33 का मतलब प्रीवियस ईयर 31-32, मतलब कब तक आपको एटीएलए का डिडक्शन मिलता रहेगा? 31/3/2032। प्लीज ध्यान दीजिए, एटीएलए कब तक आपके प्रॉफिट्स को, एटीएलए कब तक अल्फा के प्रॉफिट्स पे डिडक्शन देता रहेगा? 31 मार्च 2032। तो अगर आपको 31 मार्च 2032 के बाद एटीएलए का डिडक्शन अल्फा के लिए सीज कर जाएगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर एटीएलए का डिडक्शन अल्फा के लिए 31 मार्च 2032 को सीज कर जाता है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर मींस विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सच डिडक्शन सीजेस, तो इसका मतलब आपको जो है साहब उस स्कीम के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा कब तक? 31 मार्च 2032 के 3 महीने, मतलब 30/6/2032। तो आई होप आपको बात समझ आई, 30/6/2032। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं केस सिनेरियो 2। अच्छा, ऑन 1/5/2024 एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। अच्छा, तो इसके इनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। ऑफर्ड राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:10 एट अ वैल्यू ऑफ ₹50 पर शेयर। चले, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स मिस्टर साहिल हैज 50,000 शेयर्स ऑफ एबीसी ऑन द डेट ऑफ द ऑफर ऑफ द राइट इश्यू। तो इसका मतलब इनके पास एबीसी के 50,000 शेयर हैं और एबीसी ने 1:10 का राइट ऑफर किया, तो इसका मतलब मिस्टर साहिल को कितने राइट्स के लिए मतलब कितने राइट्स के लिए मिस्टर साहिल एलिजिबल हैं? सर 50,000 शेयर है तो 5,000 राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। He retains 30% of the right and renounce the balance right in the favor of his friend मिस्टर जय। तो मिस्टर साहिल ने 5,000 राइट्स के लिए ये एलिजिबल है, जिसमें से 1,500 राइट शेयर इन्होंने खुद से सब्सक्राइब कर लिया, किस रेट पे? 50 रुपए के रेट पे। और 3500 राइट्स इन्होंने अपने फ्रेंड जय के फेवर में रिनाउंस कर दी और हर एक राइट के लिए इन्होंने 15 रुपए चार्ज किए। तो इसका मतलब मिस्टर साहिल ने राइट को रिनाउंस करके कितने पैसे कमाए? सर 3500 शेयर 15 रुपए के रेट पे, सर 52,500। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टर साहिल ने साहब राइट को रिनाउंस करके 52,500 रुपए कमाए। एज पर सेक्शन 55 राइट को अगर आप रिनाउंस करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है, और चूंकि यहाँ पे राइट को आपने जब रिनाउंस किया और जब शेयर्स अलॉट होंगे वो शॉर्ट टर्म कैप गेन होगा, तो 52,500 मिस्टर साहिल के लिए क्या है? शॉर्ट टर्म कैप गेन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिस्टर साहिल ट्रांसफर्ड 10,000 शेयर्स आउट ऑफ हिज ओरिजिनल शेयर। ध्यान दीजिएगा साहब, ओरिजिनल शेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे राइट शेयर से अगर आपने ट्रांसफर किया होता तो राइट शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 रुपए। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर साहिल ट्रांसफर 10,000 शेयर्स आउट ऑफ हिज ओरिजिनल शेयर ऑन 15/7/2024। अच्छा,
15/7/2024, इसका मतलब 23/7/2024 के पहले, मतलब जो शेयर इंडेक्सेशन के लिए एलिजिबल है उनको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। अच्छा, फॉर ₹65 पर शेयर ही हैज अक्वायर्ड दीज शेयर, जो शेयर इन्होंने ट्रांसफर किया, इसको अक्वायर किया था 2,38,000 रुपए का 31/6/2021 को। अच्छा, और ये जो शेयर्स हैं साहब, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो इसका मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज्यादा होगा। और आपने शेयर्स अक्वायर किया था 31/6/21 को, और आपने ट्रांसफर किया है 15/7/2024 को, तो मतलब 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो गेन आएगा ये लॉन्ग टर्म क्या गेन होगा। अच्छा, फर्दर मिस्टर जय ट्रांसफर द शेयर्स अक्वायर्ड। अच्छा, जय की बात अभी नहीं कर रहे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है साहब एसटीटी हैज बीन पेड पर्टेनिंग टू द शेयर्स, तो इसका मतलब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मिस्टर साहिल के लिए, वो सेक्शन 112 ए में कवर होगा, क्योंकि जो शेयर्स है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड और एसटीटी भी पे कर दिया गया, तो यहाँ पे जो भी एलटीसीजी आएगा वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 112 ए होगा। और चूंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है, अगर आप इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो जो ट्रांसफर हुआ है वो बिफोर 23/7/2024 हुआ है, तो एलटीसीजी जो आपका टैक्सेबल होगा वो 10% के रेट पे टैक्सेबल होगा, अब 1,25,000 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन बायबैक। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने शेयर्स का बायबैक करते हैं, अगर मतलब डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है अगर 30 सितंबर 2024 तक, तो एडिशनल इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, आपको 115 QA के हिसाब से एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर अगर मतलब डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का, चाहे वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, चाहे वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ना हो, अगर उसे बायबैक करती है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा अच्छा, ये कोई और कंपनी है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड बाउट बैक। अच्छा, तो देखेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड अगर अपने शेयर्स का बायबैक करती है 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद, तो साहब उस केस में एडिशनल इनकम टैक्स नहीं लगता। बायबैक जो होगा, जो भी बायबैक का ग्रॉस अमाउंट आएगा, वो शेयर होल्डर के एंड में डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F की तरह से टैक्स होगा, और शेयर होल्डर को अपने शेयर्स का जो बायबैक हो चुका है उसके लिए उनको लॉस अराइज होगा एज पर सेक्शन 46 से। आई होप आपको याद है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बायबैक हो कब रहा है पहले ये तो देख लें। अच्छा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड बाउट बैक 80,000 शेयर्स ऑन 14/12/2024, तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 2024 या इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बायबैक 1 अक्टूबर 2024 या इसके बाद हो रहा है, इसलिए यहाँ पे XYZ को एडिशनल इनकम टैक्स नहीं पे करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? No, it is not required to pay additional income tax since buyback takes place on or after 1/10/2024, so the correct option would be C। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैप गेन, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, हर प्रकार का कैपिटल गेन अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साहिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो ध्यान दीजिएगा, साहिल के लिए हमने आपके साथ पहले भी बात की थी। साहिल की बात करें साहब, तो इन्होंने जो राइट को रिनाउंस किया था इन द फेवर ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर जय, उस राइट को रिनाउंस करके इन्होंने 52,500 का शॉर्ट टर्म कैप गेन अर्न किया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो राइट को रिनाउंस करके 52,500 का शॉर्ट टर्म, ठीक बात है साहब। अच्छा, जो इन्होंने 10,000 शेयर को सेल किया था, 10,000 शेयर को जो सेल किया था 65 रुपए का, तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 65 इंटू 10 बोले तो 6,50,000, जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 238, तो 650 माइनस 238 बोले तो एलटीसीजी कितना आया? 412। एलटीसीजी कितना आया? 412। एक बात। अच्छा, इसका मतलब एक एलटीसीजी 412 है और एक शॉर्ट टर्म कैप गेन 52,500 है। अच्छा, एक और इसमें समझने वाली बात यह है साहब की, बहुत ध्यान से, XYZ ने 80,000 शेयर बायबैक किए, बहुत ध्यान से 80,000 शेयर बायबैक किए। जो शेयर्स इन्होंने बायबैक किए उसमें से 6,250 शेयर साहिल के भी थे, जो साहिल ने 28/5/2022 को एक्वायर किया था 36 रुपए 80 पैसे के रेट पे। तो इसका मतलब साहिल के शेयर्स भी बायबैक हुए 6,250। तो इसका मतलब जो शेयर साहिल के बायबैक हुए इसके बदले साहिल को 36 रुपए 80 पैसे पर शेयर मिले। तो साहिल को कुल मिला के कितने पैसे मिले सर? 6,250 इंटू 36 रुपए 80 पैसे, बोले तो इसका सम टोटल कितना आता है? ये आता है साहब 2,30,000 रुपए। अच्छा, ये जो 2,30,000 रुपए है डियर, दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साहिल। आर यू गाइस गेटिंग? पर इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से साहिल को नुकसान होगा जब ये अपने शेयर्स को सेल करेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अब अगर मैं इन शेयर्स की बात करूं तो सेक्शन 46A के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया? नील। और माइनस कर दें इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने इन शेयर्स को कितने का परचेज किया था? 36 रुपए 80 पैसे का।
अच्छा, तो साहब 2,30,000 रुपए। तो साहिल को यहाँ पे कैपिटल लॉस आ गया 2,30,000 रुपए का। और ये शेयर साहिल ने परचेज किया था 28/5/2022 को। शेयर्स अनलिस्टेड हैं और 28/5 को परचेज किया था, 14/12/24 को कंपनी ने बायबैक किया। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन मतलब 24 मंथ्स, लॉन्ग टर्म होने के लिए 24 महीने से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है बिंग द अनलिस्टेड शेयर। तो ये साहिल को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ 2,30,000 रुपए का। और सर जो बायबैक हुआ उसका क्या? बायबैक में साहिल को ग्रॉस अमाउंट कितना मिला सर? 6,250 शेयर कंपनी ने बायबैक किए 160 रुपए के रेट पे। तो बायबैक में साहिल को ग्रॉस अमाउंट मिला 10 लाख रुपए। तो जो 10 लाख रुपए हैं ये साहिल के अदर सोर्सेस की इनकम बन गए। अच्छा, ये तो बात की बात है साहब। तो साहिल को ना एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ 2,30,000 रुपए का। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो डियर, तो जो इन्होंने ओरिजिनल शेयर्स अपने सेल किए थे 10,000, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना? 4/12 का। ठीक बात है। अच्छा, राइट शेयर पे 52,500 का शॉर्ट टर्म कैप गेन है और बायबैक पे 10 लाख रुपीस का इनकम है। और जो बायबैक की वजह से जो शेयर है उसमें 2,30 का लॉस है, 2,30 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। तो इस तरीके से साहिल के लिए आपका कैपिटल गेन होगा कितना, जो कि लायबिलिटी जो कि साहिल ने अर्न किया सर? 4/12 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 2,30 का लॉस प्लस 55,000 प्लस 52,500। तो हमारा जो कैप गेन बनता है वो 2,34,500 बनता है मतलब। अच्छा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देख लें तो 4/12 माइनस 2,30, अच्छा 1,82। तो लॉन्ग टर्म कैप गेन 1,82 और शॉर्ट टर्म 52,500। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैप गेन 1,82 और शॉर्ट टर्म 52,500। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। आई होप आपको बात समझ आई। तो डियर, जब भी शेयर्स का बायबैक होगा इस बात को थोड़ा सा मतलब समझेंगे कि जो ग्रॉस बायबैक का अमाउंट आएगा वो तो आपके लिए डीम्ड इनकम मतलब डीम्ड डिविडेंड बन गया, बट इसकी वजह से जो शेयर्स होंगे उसमें लॉस आएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन द एंड ऑफ मिस्टर साहिल अज्यूमिंग ही इज पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएसई। तो अगर आप साहिल की इनकम अगर आप याद कर पा रहे हैं साहब, तो साहिल की इनकम क्या क्या है? शॉर्ट टर्म कैप गेन 52,500, डीम्ड डिविडेंड 10 लाख रुपए। और जहां तक लॉन्ग टर्म कैप गेन का सवाल है, तो लॉन्ग टर्म कैप गेन जो आपका लाइबल टू टैक्स होगा वो होगा कितना? 1,82 में से 1,25 माइनस कर दें, 57,000 रुपए। अच्छा, तो कौन कौन सी इनकम साहिल की हो गई? डिम्ड डिविडेंड 10 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैप गेन 52,500, ये दोनों स्लैब रेट पे जाएगा। और एलटीसीजी मतलब 57,000 रुपए। और एलटीसीजी साहब चूंकि ट्रांसफर आपका हुआ है 23/7/2024 के पहले, प्लीज ध्यान दीजिए, साहिल ने जो शेयर्स को ट्रांसफर किया था जिसपे एलटीसीजी आ रहा है, साहिल ने शेयर्स कब ट्रांसफर किया था? 15/7/24 को। तो यहाँ पे जो एलटीसीजी जो आपका टैक्सेबल होगा वो 10% पे टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112A। अगर ये 23/7/2024 या उसके बाद होता तो 12.5% पे टैक्स होता। तो इसलिए साहिल की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? एलटीसीजी एट द रेट ऑफ 10%, तो 57,000 का एलटीसीजी है 5,700। और जो अदर इनकम है, अदर इनकम है इनकी 10,52,500 रुपीज, 10 लाख फ्रॉम ड्यूम्ड डिविडेंड। और जो उन्होंने राइट को मतलब रिनाउंस किया था उस पे 52,500। तो जो ये टोटल बनता है 10,52,500, ये स्लैब रेट पे, स्लैब रेट अंडर द डिफॉल्ट रेजिम ये बनता है 57,875 और ये 57 रुपए। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करके 66,120 रुपए। सो आई होप डियर आपको बात समझ आई, 66,120 रुपए कैसे आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जय फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूम दैट ही हैज सैलरी इनकम ऑफ 4/25 एंड ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम। तो अगर आप जय साहब वही है जिसको साहिल ने राइट रिनाउंस किया था, तो जय को इन्होंने 3,500 शेयर का राइट रिनाउंस किया था, जिसके बदले जय ने इनको 15 रुपए दिए थे पर शेयर। कंपनी को 50 रुपए दिया था पर शेयर। और जय ने शेयर को कितने में ट्रांसफर किया देखेंगे साहब। जय ने शेयर्स को कितने में ट्रांसफर किया? अच्छा, फर्दर जय ट्रांसफर द शेयर्स 80 रुपए पर शेयर। तो जय ने शेयर 80 रुपए का सेल किया, मतलब 3500 शेयर 80 रुपए, 3500 शेयर 80 रुपए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3500 शेयर 80 रुपए कितना होता है सर? 35 इंटू, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 280, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 रुपए कंपनी को, साहिल को 15 रुपए, तो 65 रुपए। तो 80 माइनस 65 इंटू 3500 शेयर, बोले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 52,500। आर यू गाइस गेटिंग? और ट्रांसफर किया है जय ने 26/2/2025 को, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% पे टैक्स होगा, 15% पे नहीं। अच्छा, और साथ में सैलरी इनकी दी हुई है 4/25, ये कंप्यूटेड है।
और इन्होंने डिफॉल्ट रेजिम से ऑप्ट आउट कर दिया, तो 4.25 पे स्लैब रेट और 52,500 पे 20% बोले तो 10,500 और 4.25 पे स्लैब रेट 8,750, तो उसका टोटल बनता है 19,250। और चूंकि जय यहाँ पे एक रेसिडेंट है और जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये सेक्शन 87A में रिबेट के हकदार हैं। और ये रिबेट कितना होगा, 100% ऑफ टैक्स पेबल, मतलब 19,250 या 12,500 विचेवर इज लेस, मतलब 12,500। तो जय को आफ्टर रिबेट जो उनका टैक्स बनता है वो बनता है 19,250 माइनस 12,500 बोले तो 6,750 प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस बोले तो 70-20। तो जय का टैक्स कितना बन गया, 70-20। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वेदर द इनकम अराइजिंग ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ राहुल। तो साहब राहुल कौन है, तो राहुल की मेरे साथ साथ कैलकुलेशन देख लें, हु इज मिस्टर राहुल। तो हमने साहिल के लिए देख लिया, हमने जय के लिए देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, राहुल का देखेंगे साहब। अच्छा तो देखेंगे एक्स वाई जेड लिमिटेड बाउट बैक 80,000 शेयर, जिसमें से इन्होंने साहिल के भी 6,250 शेयर परचेज कर लिए थे। अच्छा और साथ में राहुल के इन्होंने 250 शेयर बाय बैक कर लिए, और ये जो शेयर्स हैं राहुल ने अपने फादर से इनहेरिट किया था। अच्छा और राहुल के फादर ने इन शेयर्स को अक्वायर किया था 24/5/2020 को 10 रुपए पर शेयर के रेट से। अच्छा इसके अलावा राहुल की सैलरी इनकम है 1242 और उसकी और कोई इनकम नहीं है, और जिसपे कोई भी टैक्स एम्प्लॉयर ने नहीं काटा। अच्छा तो इसका मतलब राहुल की भी कंपनी ने XYZ ने 250 शेयर बायबैक कर लिए। तो राहुल को उन शेयर्स के बायबैक में पैसे कितने मिलेंगे, 250 इंटू 160 रुपए पर शेयर, तो शायद ये बनता है 40,000 रुपए। तो राहुल को बायबैक में कितना मिला, 40,000 रुपए। तो ये पूरा 40,000 रुपए राहुल के लिए क्या है, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। क्या मेरी बात समझ पाए। बट सर राहुल के लिए लॉस अराइज होगा 250 शेयर पे। इनको इनके जो शेयर्स इनके फादर से मिले थे, जब ये शेयर फादर से मिले थे उस पे सेक्शन 47 कहता है कि ये आपका ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल नहीं आएगा, पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फादर वाली होगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए फादर की पीरियड भी इंक्लूड होगी। अच्छा फादर ने इस शेयर को परचेज किया था 10 रुपए का और 24/5/2020 को, और शेयर अक्वायर हुआ है 14/12/2024 को, मतलब लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 250 शेयर 10 रुपए के रेट पर 2,500। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है, 2,500। आई होप आपको बात समझ आई। तो मेरे साथ साथ देख लें, वेदर द इनकम ऑन बाय इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राहुल। अच्छा बायबैक ऑफ शेयर्स डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 224F 40,000 रुपए। अच्छा 40,000 रुपए डीम्ड डिविडेंड, और हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 2,500 उधर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। चले फिर आगे आते हैं, कहते हैं साहब कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर राहुल अज्यूमिंग ही इज पेइंग टैक्स अंडर 115 BAC। अगर साहब आप राहुल का टैक्स पेबल निकालेंगे तो सैलरी इनकम राहुल की 1242 है, ठीक बात है, 1242 सैलरी, और साथ में डिम्ड डिविडेंड 40,000 रुपए का, और साथ में 2,500 का लॉन्ग टर्म लॉस। तो साहब लॉन्ग टर्म लॉस को आप किसी और इनकम से यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैप गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है, और फिलहाल आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इसलिए सिर्फ इन दो इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा अब ये दोनों इनकम साहब आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है, तो इस पर स्लैब रेट लगेगा। तो 12,82,हजार रुपए पे जो टैक्स बनता है एज पर स्लैब रेट, वो बनता है साहब 1,02,56 रुपए हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमारी जो टोटल इनकम वो 12,42,000 और टैक्स पेबल 1,02,000 1,02,56 रुपए। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया साहब, सी। अच्छा आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। Global Tech Inc., a company incorporated in USA, has a global assets worth 50 करोड़, Indian assets worth 25 करोड़, तो अप टू 50% है, कोई इशू नहीं है। Its turnover is ₹90 करोड़। अच्छा डियर फ्रेंड्स याद करें, पोयम प्रोविजंस उन फॉरेन कंपनीज में नहीं लगता जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक होता है। तो चूंकि इनका टर्नओवर ₹90 करोड़ है, इसलिए पोयम प्रोविजंस लग जाएंगे। अच्छा आउट ऑफ 10 बोर्ड मीटिंग्स ओनली 4 हेल्ड इन इंडिया। तो अगर आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे 10 में से 4 मीटिंग इंडिया में हुई, तो आप इस बेसिस पे कह सकते हैं कि कंपनी की जो मतलब मेजॉरिटी मीटिंग्स हुई हैं वो आउटसाइड इंडिया हुई हैं, हेंस द पोएम इज नॉट इन इंडिया। पर आगे लिखा हुआ है साहब ये जो 4 मीटिंग्स इंडिया में हुई हैं, इसी में कंपनी के की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस को लिया गया है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज अ होल। तो इसका मतलब ऑल्दो इंडिया में 10 में से 4 ही मीटिंग हुई है, बट साहब उन्हीं 4 मीटिंग्स में ही की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए गए। हेंस द पोएम ऑफ ग्लोबल टेक इंक फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज सेट टू बी इन इंडिया। तो इसका मतलब ग्लोबल टेक प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए इंडिया की रेसिडेंट कंपनी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा आगे आते हैं, देखेंगे साहब। अच्छा इनोवेट
Innovate Limited, an Indian company, intends to remit fees for the technical services to Global Tech for providing services in relation to project in India. अच्छा, तो अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज को रेमिट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, अगर आप एक इंडियन एंटिटी हैं और अगर आप किसी को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं, तो अगर आप किसी रेसिडेंट को पे कर रहे हैं तो 194J में 10% का टीडीएस, अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं तो 195 में रेट्स इन फोर्स। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, आपने साहब एक प्रोविजन पढ़ा होगा कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपने पोएम की वजह से इंडिया में रेसिडेंट बन जाती है तो हम उस पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी वाले टैक्स के और टीडीएस प्रोविजंस लगाएंगे। तो यहाँ पे इनोवेट लिमिटेड जो मतलब टीडीएस करेगी ऑन द पेमेंट ऑफ फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज टू ग्लोबल इंक, इसे ग्लोबल टेक को वो फॉरेन कंपनी मानते हुए करेगी। तो इसका मतलब जो टीडीएस होगा वो 195 में होगा, ना कि 194J में होगा। आई होप आपको बात समझ। अच्छा, आगे बढ़े साहब कि जो आपने फीस पे की है वो अग्रीमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है। सच फीस इज नॉट पेड अंडर एन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 20% पर टैक्सेबल नहीं होगा, ये हायर रेट पर टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब रेट आपका हायर होगा और 195 में टीडीएस होगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ग्लोबल इंक का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है साहब वो तो भारत में रेसिडेंट है बिकॉज ऑफ इट्स पोएम इज इन इंडिया। अच्छा, तो ये तो है आपका रेसिडेंट, बट जो आपका टैक्स जो आप मतलब टीडीएस जो आप मतलब काटेंगे वो आप इसे एक नॉन रेसिडेंट मानते हुए मतलब काटेंगे, मतलब 195 में। और चूंकि अग्रीमेंट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, मतलब 35%। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? रेसिडेंट और 35%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। अच्छा, चलें तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। आते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 14, जो आपको पता है कि एक कंपलसरी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बड़ा इजी था। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 14 में जो कंपनी है साहब जिसका नाम है तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, बट कंपनी ने 115BAA ऑप्ट किया हुआ। तो अगर आप कंपनी के बारे में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कंपनी ने साहब ऑप्ट किया हुआ है 115BAA फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। चले, तो हम जो भी वर्किंग करेंगे वो हम 115BAA के हिसाब से करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने ये चीजें अपने एसपीएल में मतलब क्रेडिट की है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्रेडिट की है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की है। अच्छा, क्या क्या? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेट लैंड। डियर फ्रेंड्स, जो वेकेट लैंड से जो आप रेंट रिसीव करते हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो आपको इसे माइनस करना पड़ेगा और अदर सोर्सेज हेड में जाके इस पे टैक्स लगाना पड़ेगा, मतलब ये अदर सोर्सेज की इनकम है 255। अच्छा, रेंट रिसीव्ड ग्रॉस फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी, जिस पर टीडीएस किया गया है टेनेंट द्वारा 10%। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो उसकी जो रेंटल इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी को लीज पे देना, रेंट पे देना आपका रेगुलर बिजनेस है, आपका मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस है। चेन्नई प्रॉपर्टीज का केस याद करें। चेन्नई प्रॉपर्टीज में कोर्ट ने क्या कहा था? if giving properties on the lease is the main or substantial business of the assessee, then जो आपका लीज रेंटल होगा वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2024 ने अमेंड करके क्या बोला था कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अगर आप लीज पे दे रहे हैं तो उससे जो रेंटल इनकम आएगी वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। बट यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए चेन्नई इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन लग तो जाएगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है? चेन्नई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन ये है साहब कि आपका प्रॉपर्टी को लीज पे देना मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मतलब कंपनी है उसका मेन बिजनेस क्या है? एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। मींस here the assessee is engaged in manufacturing, the main or substantial business of the assessee is not giving the property on lease, hence ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो आपको लीज आपको जो मतलब रेंटल इनकम मिल रहा है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, ना कि पीजीबीपी हेड में जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, बट अगर यहाँ पे ये लिख दिया गया होता साहब कि प्रॉपर्टीज को लीज पे देना कंपनी का मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस है, ऑल्दो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, इसके अलावा कुछ और भी करती है कंपनी, तो इस केस में ये पीजीबीपी हेड में रहता, और पीजीबीपी हेड में रहने की वजह से, बहुत ध्यान से, पीजीबीपी हेड में रहने की वजह से आपको इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे खर्चे अलाउड होते, आपको साहब डेप्रिसिएशन भी अलाउड होता, मींस यू विल गेट ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ डिडक्शन। पर अगर ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको 5-30 का 30% नॉशनल बेसिस पे डिडक्शन अलाउड होगा। आई होप आपको बात ये याद है। अच्छा, तो ये आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेके जाना पड़ेगा और
30 का 30% अलाउ करना पड़ेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड इट इज लायबल टू बी टैक्सेबल बट अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो साहब ये आईएफओएस में जाएगा, ये पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा, तो यहाँ से माइनस करें और आईएफओएस में लेके जाए। अच्छा प्लॉट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट 8 लाख, तो चूंकि कंपनी इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग तो प्लॉट वगैरह अगर कोई बेच दिया तो वो कैप गेन में जाएगा। तो यहाँ से साहब ये प्रॉफिट 8 लाख रुपए माइनस करें और कैपिटल गेन हेड में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके फिर उस पर टैक्स दें। अच्छा बहुत ध्यान से, डिविडेंड फ्रॉम एबीसी इंक न्यूयॉर्क अ होली ओन्ड सब्सिडियरी 6 लाख, तो साहब जो भी आपको डिविडेंड इनकम मिलती है वो अदर सोर्सेज की इनकम आती है, तो ये आईएफओएस में जाएगा। अच्छा आगे आते हैं, ये चीजें आपने अपने एसपीएल में डेबिट की हैं, क्या क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसपीएल 1186, तो उसको ऐड कर दें और जो भी मतलब डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा डोनेशन ऑफ 85,000 पेड टू स्वच्छ भारत कोष, तो साहब ये जो मतलब डोनेशन वगैरह अगर आप दे रहे हैं इट इज नॉट अलाउड और ऑप्शनल, मतलब 115 बी डबल में तो ऐसे भी अलाउड नहीं है, तो इसको भी ऐड बैक कर दें। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज, डियर फ्रेंड्स पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 14% ऑफ द सैलरी, और सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए, और यहाँ पे आपने जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया वो 190 किया है। अगर आप इसी क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि द एलिजिबल सैलरी एंड डीए फॉर द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी इज 10 लाख, तो आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 10 लाख का 14% बोले तो 140, और आपने कंट्रीब्यूट कर दिया 190, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज अलाउड 140, तो जो 50,000 रुपए आपको जो एक्स्ट्रा जो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया इट इज नॉट अलाउड, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। अच्छा आगे आते हैं, पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर 68,000 रुपए बाय अकाउंट पे चेक, अगर आप ट्रांसपोर्टर को कोई पेमेंट करते हैं साहब तो आपको 194C के हिसाब से मतलब टीडीएस करना पड़ेगा अगर 35,000 रुपए से ज्यादा है तो, बट अगर वो ट्रांसपोर्टर आपको एक मतलब डिक्लेरेशन फर्निश करके दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है तो फिर आपको टीडीएस नहीं करना। अच्छा तो कहते हैं साहब हमने ना 68,000 रुपए पे किया जिसमें हमने टीडीएस नहीं काटा, ट्रांसपोर्टर ने अपना पैन दे दिया और साथ में इन्होंने एक डिक्लेरेशन फर्निश कर दिया कि ये 44 एई में कवर्ड है, और साहब 44 एई में वही ट्रांसपोर्टर कवर हो सकता है जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल्स ना हो। अच्छा एंड नॉट हैविंग मोर देन 10 व्हीकल्स, तो इसका मतलब इस पे टीडीएस 194C का नहीं बनता, और अगर आपने नहीं काटा तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा बोनस टू एम्प्लॉय, डियर अगर आप एम्प्लॉय को बोनस पे करते हैं तो ये जो है सेक्शन 43B के दायरे में आता है, जो कहता है कि आप बोनस को एक्चुअली पे कर दें अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। तो डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर 31 अक्टूबर है, यहाँ पे आपने यहाँ पे बोनस पे किया है 18 दिसंबर को, इसलिए 43B लग गया। 448 आपको प्रीवियस ईयर 24-25 में अलाउड नहीं होगा, तो 24-25 में एड बैक करो, 25-26 में 448 का डिडक्शन क्लेम कर लेना। अच्छा प्रोविजन मेड 4,20,000 इनकम टैक्स इंक्लूडिंग 70,000, ये सब आपकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, ये प्रोविजंस वगैरह अलाउड नहीं है, इसको ऐड बैक करो, पूरा 4 ऐड होगा। अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख टू द यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड 3512, डियर फ्रेंड्स कंपनी 115 BAA में है और 115 BAA में किसी भी तरीके का साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन अलाउड नहीं है, तो 1 लाख आपने ऑलरेडी माइनस किया तो 1 लाख ऐड बैक कर दो। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ऑफ रुपीज 1.5 लाख ऑन लोन बोरोड एंड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इन एबीसी। अच्छा तो आपने 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया जो कि आपने लोन लिया था एबीसी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। तो साहब ये जो शेयर्स वगैरह को अगर आप एक्वायर करने के लिए कोई भी लोन लेते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलता है अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, बट वो अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है, पीजीबीपी का नहीं, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे एड बैक कर दो। और चूंकि हमने ना डिविडेंड भी यहाँ पे देखा था और आपको जो डिविडेंड मिला है एबीसी से ये 6 लाख रुपए मिला है और आपने इंटरेस्ट पे किया 150, मैक्सिमम 20%, मतलब 6 लाख का एक मतलब 20% बोले तो 120, तो 6 लाख रुपए जो आपको यहाँ पे जो मतलब डिविडेंड मिला जिसमें से 120 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57 और आपका टैक्सेबल इनकम कितना आएगा मतलब डिविडेंड से 480। ठीक बात। अच्छा चलिए आगे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा बहुत ध्यान से, depreciation as per income tax act is 18 lakh। अच्छा however while calculating such depreciation rate applicable to computers, अच्छा मुझे बताएंगे साहब मतलब कंप्यूटर पे क्या रेट अप्लाई करता है 40%। अच्छा डिफरेंस जो कंप्यूटर पे रेट अप्लाई करता है वही रेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे भी लगता है और वही रेट कंप्यूटर की बाकी एक्सेसरीज पे भी लगता है, मतलब 40%। ठीक है। अच्छा तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि कंप्यूटर के ही रेट को हमने एक्सेसरीज लाइक प्रिंटर्स और स्कैनर्स पे भी लगा दिया और ईपीबीएक्स पे भी लगा दिया, और साहब जो ईपीबीएक्स होता है ये
15% पे इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। इट इज नॉट कंप्यूटर, हेंस इट इज नॉट एलिजिबल फॉर 40% डेप्रिसिएशन। बट आपने जो 18 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसमें आपने ईपीबीएएक्स पे 40% का डेप्रिसिएशन लगा के दिया है, तो इसका मतलब ईपीबीएएक्स पे सिर्फ 15% अलाउड है, आपने 40% लगा दिया, तो इसका मतलब 25% हमें हमें आपको अलाउ नहीं करना, मींस डिसअलाउ करेंगे। अच्छा, ईपीपीएक्स 5 लाख रुपए है जिसपे 25% हम आपको डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि 40% आपने क्लेम किया, सिर्फ 15% अलाउड है, तो 5 लाख का 25% बोले तो 1.25, तो इस 18 लाख में 1.25 आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो आपको अलाउड कितना होगा, 16,75,000। तो आप 16,75 जो है साहब वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 32। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आगे नहीं पढ़ना, 115 BAA में अलाउड ही नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस ऑफ 1 लाख वाज मेड इन द बुक्स इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। अच्छा, विदाउट डिडक्टिंग टैक्स सोर्स, तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 40A1A के हिसाब से 30% वुड हैव बीन डिसअलाउड इन द प्रीवियस ईयर 23-24। अच्छा, such fees was paid to the auditor in October 24 after deducting TDS and tax so deductors was deposited on 12 दिसंबर। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने टीडीएस जमा कर दिया, तो जो 30,000 रुपए का हमने आपको डिसअलाउंस किया था प्रीवियस ईयर 23-24 में, वही 30,000 रुपए अब आपको अलाउड हो जाएगा। तो ₹30,000 वुड बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 24-25, तो आप 30,000 रुपए 24-25 में क्लेम कर लो। अच्छा, आगे आते हैं साहब। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 90,000। अच्छा, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपने 90,000 रुपीज को प्रीवियस ईयर 23-24 में एक्यूरल बेसिस पे रॉ मटेरियल के परचेज के लिए क्लेम कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, 90,000 रुपए आपने रॉ मटेरियल के परचेज का एक्यूरल बेसिस पे ऑलरेडी क्लेम कर लिया 23-24 को, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ सच आउटस्टैंडिंग अमाउंट द कंपनी पेड 45,000 इन कैश। डियर फ्रेंड्स, एक बार अगर आप किसी एक्सपेंडिचर को एक्यूरल बेसिस पे क्लेम कर लेते हैं तो आपको उसे पे करना पड़ेगा बाय एनी स्पेसिफाइड मोड, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, या फिर अदर स्पेसिफाइड मोड जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, मतलब डेबिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम आधार पे एक्सेट्रा। तो अगर आप इसे इन मोड्स के अलावा पे कर देते हैं, लाइक आप उसे कैश में पे कर दें, अगर आप उसे मतलब बेरर चेक वगैरह में पे कर दें, तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A के हिसाब से अगर वो 10,000 से ज्यादा अगर आपने पे कर दिया इस वाले मतलब मोड से, तो वो आपकी इनकम बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 90,000 रुपए आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया एक्यूरल बेसिस पे, जिसमें आपने 45,000 कैश में पे कर दिया, इसलिए ये 45,000 रुपए आपका प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम बन जाएगा एज पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। अच्छा, तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है साहब। आगे आते हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। साहब ये चीजें खत्म हो गई, 56-7 भी खत्म हो गया। प्राइवेट कंपनी अगर शेयर्स वगैरह इशू करती है जो कि एफएमवी से अलग प्राइस पे भी है, तो भी अब 56-2-7 भी, मतलब 56-7 भी अब नहीं लगता, इम्प्लीकेशन खत्म हो गया। अच्छा, प्लॉट वाज सोल्ड इन मार्च 25 फॉर 58 लाख, जो आपने 50 का खरीदा था, इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं, 8 लाख रुपए एलडीसीजी हो गया। अच्छा, ये भी हमने देख लिया, कंपनी डिक्लेयर्ड। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, तो फिर चलें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, करीबन 40 मिनट समय हो गए, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अच्छा, वत्सल, विहान एंड वायु आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ वीएसके एंड कंपनी व्हिच वाज फॉर्म्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2024। अच्छा, द फर्म इज एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड बाय रेप्यूटेड कंपनी। चले, it reported net profit as per P&L account of 450 after debit credit of the following items। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन जनरेटर्स एंड कंप्यूटर्स आपने साहब अपने से दे दिया, हम इसे ऐड बैक कर देते हैं, और जो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब 450 आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं, इसमें हमने 110 ऐड कर दिया। वर्किंग पार्टनर सैलरी हम आपको बुक प्रॉफिट के हिसाब से हम आपको सैलरी अलाउड करेंगे, तो आपने सैलरी ऑलरेडी क्लेम कर लिया, इसे हम ऐड बैक कर देंगे। तो सैलरी आपने क्लेम कितना किया, 82,000 रुपए पर मंथ फॉर ईच पार्टनर, और 1/6/24 से अगर आप देख रहे हैं तो 10 महीने, तो 10 महीने तीनों पार्टनर 82,000, तो 82,000 इंटू 10 इंटू 3 बोले तो 24,60,000 रुपए। तो 24,60,000 रुपए हम सैलरी के लिए मतलब जो आप रेमुनरेशन कह रहे हैं उसके लिए ऐड बैक कर देते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स 18% पर annum, जिसमें से टोटल इंटरेस्ट जो कैपिटल है साहब ये 360। अच्छा, तो मतलब टोटल इंटरेस्ट आपने 360 क्लेम कर लिया। याद करें साहब, सेक्शन 40B के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम 12% मिलेगा, 360 18% है, तो कैपिटल कितना होगा जिसपे इंटरेस्ट बना है, 20 लाख रुपए, इसका 12% अलाउड है, मतलब 240 आपने क्लेम कर लिया, 360 तो 120 ऐड, तो हम 120 हम इंटरेस्ट के नाम का ऐड कर देंगे, तो हमने 120 इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड कर दी,
ये तो था ही, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, सैलरी वाला ऐड कर दिया, और 1/20 हमने इंटरेस्ट का ऐड कर दिया। अच्छा, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा साहब, मतलब डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज 80,000 बाय कैश एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो अगर आप जो भी डोनेशन देते हैं बाय अमाउंट अदर देन कैश, आप 80 जीजीसी में इसका ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पीजीबीपी हेड में कुछ भी अलाउड नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए हमने एड बैक कर दिए। अच्छा, मंथली रेंट आपने अपने पार्टनर वत्सल को पे किया। एक पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर की प्रीमाइसेस को यूज करती है, तो उसका रेंट अगर वो पे करे, दैट इज अलाउड फॉर द पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है, पर वो जो रेंट है वो रीजनेबल होना चाहिए। तो सेक्शन 48(2) यहाँ पे लग जाता है। और एक पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है साहब, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है फॉर द पर्पस ऑफ 48(2), ठीक बात है। अच्छा, तो आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो 36,000 रुपए है, जिसमें से बहुत ध्यान से मार्केट रेंट जो है वो 15,000 रुपए है, और उसमें टीडीएस भी नहीं हुआ। अच्छा, सेक्शन 194 कहता है कि अगर आप किसी लैंड या बिल्डिंग के लिए रेंट पे कर रहे हैं, अगर वो 2,40,000 रुपए से ज्यादा है फॉर द प्रीवियस ईयर, उस पे आपको टीडीएस करना पड़ता है। लैंड या फिर बिल्डिंग के लिए 2% है शायद, नहीं, लैंड या फिर बिल्डिंग के लिए 10% है शायद। अच्छा, 10% है, और शायद प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2% है। आई एम अ बिट कंफ्यूज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे टीडीएस नहीं करते तो फिर 30% आपका मतलब डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 40(1) के हिसाब से। अच्छा, प्रीमाइसेस आपने रेंट पे लिया था 1 अक्टूबर 2024 से, मतलब 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपने रेंट पे किया है 36,000 रुपए के रेट से। तो 36,000 इंटू 6 बोले तो 2,16,000 रुपए। पर सर टीडीएस के लिए 240 क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे तो 216 ही है, तो टीडीएस हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। 194 का टीडीएस नहीं बनेगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है वो ब्रीच नहीं हुआ। पर हाँ, मार्केट रेंट है साहब 15,000 रुपए, तो इसका मतलब 21,000 रुपए का जो रेंट है दैट इज अनरीजनेबल। तो 21,000 रुपए का रेंट फॉर 6 मंथ बोले तो 1,26 ये अनरीजनेबल है। 48(2) के हिसाब से मतलब हमें एड बैक करना पड़ेगा। तो 1,26 हमने यहाँ पे एड बैक कर दिया है साहब 48(2) के हिसाब से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे, द फर्म इनकर्ड ₹5 लाख बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन अवॉर्डेड टू कस्टमर्स। अच्छा, तो आपने अपने शोरूम के इनॉग्रेशन पे कस्टमर्स को गोल्ड कॉइन दिया जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए से कम है, और आपने यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं किया, तो साहब 194(r) में बेनिफिट से प्रीक्विजिट पे टीडीएस करना पड़ता है यदि एक साल में 20,000 रुपए से ज्यादा आप पे कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक रेसिपिएंट को आप 10,000 से कम का दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 194(r) का टीडीएस ट्रिगर नहीं होता, कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएगा। अच्छा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑन द टेंजिबल एसेट 243, तो 243 का आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, 243 का डेप्रिसिएशन आपको मिल गया। अच्छा, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे साहब, वन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाज अक्वायर्ड ऑन 10/7/2024 फॉर 3 लाख। द फर्म यूज द ट्रेडमार्क विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2024। इसका मतलब लेस देन 180 डेज। तो आपको इस ट्रेडमार्क पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 3 लाख का 25% डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 37,500। तो 37,500 का आपको ट्रेडमार्क का भी आपको डेप्रिसिएशन मिल गया। चलो, बाकी सारी चीजें हो गई। अच्छा, पार्टनर्स आर वर्किंग। अब बस एक इसमें साहब हमें ना एडजस्टमेंट करना है, वो है साहब बुक प्रॉफिट निकाल के, बुक प्रॉफिट के हिसाब से मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना होता है। डियर फ्रेंड्स, बुक प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट एज पर द बुक प्रॉफिट्स मींस द प्रॉफिट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, जिसमें पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, और अगर कोई सैलरी आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया तो उसको ऐड बैक कर दो। तो मतलब बुक प्रॉफिट का मतलब पीजीबीपी हेड की इनकम, सारे पीजीबी के इनकम टैक्स एडजस्टमेंट को करने के बाद अगर कोई सैलरी ऑलरेडी माइनस करती तो उसको ऐड बैक कर दो। तो हमने यहाँ पे सारे पीजीबीपी वाले एडजस्टमेंट्स कर दिए, ये सारे पीजीबीपी वाले एडजस्टमेंट्स ही तो हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा बुक प्रॉफिट। और हमारा बुक प्रॉफिट अगर आप इस पूरे का कैलकुलेशन करते हैं साहब, इस पूरे का कैलकुलेशन करके जो बुक प्रॉफिट निकलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया, वो है 31,35,500 रुपए। तो इस पे बुक प्रॉफिट पे मैक्सिमम रेम्युनरेशन 40 के हिसाब से फर्स्ट 6 लाख पे 90% बोले तो 540, और रिमेनिंग जो भी बचा उस पे 60% बोले तो 15,21,300 रुपए। तो मैक्सिमम अलाउड रेम्युनरेशन है 20,61,300 रुपए। और आपने रेम्युनरेशन कितना क्लेम किया है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 24/60, तो हम आपको रेम्युनरेशन अलाउ कितना करेंगे 20,61,300 रुपए। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन व्हिच इज अलाउड टू यू। तो आपका पीजीबीपी हेड का जो इनकम आता है वो आता है 10,74,200, और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को कैश में नहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया 70,000, तो आप 80 जीजीसी क्लेम कर लो 70,000। आई होप आपको बात समझ आई। तो साहब ये क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नयापन नहीं है, ये सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने कई बार पूछी हुई हैं, सो देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी सेड एज न्यू।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। अच्छा, डिराइव्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड ऑफ 500 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, द ट्रस्ट डिसाइडेड टू पे रुपीज 200 लाख टू अनदर ट्रस्ट ABC एजुकेशनल ट्रस्ट। अच्छा, तो जो मतलब डोनर ट्रस्ट है इसका नाम है XYZ, और जो रिसिपिएंट ट्रस्ट है इसका नाम है ABC एजुकेशनल ट्रस्ट, और 200 लाख रुपए ये पे कर रहा है। डिफरेंस, अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट किसी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई भी डोनेशन देता है तो आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। क्या? अगर आप डोनेशन देते हैं आउट ऑफ द करंट इनकम, अगर आप डोनेशन देते हैं आउट ऑफ द करंट इनकम, और अगर आप आउट ऑफ द करंट इनकम वो डोनेशन दे रहे हैं बट फॉर कॉर्पस पर्पसेस, तो डोनर ट्रस्ट को एप्लीकेशन अलाउड नहीं होता, एक सिंगल परसेंट भी अलाउड नहीं होता। तो अगर यहाँ पे एबीसी, अगर यहाँ पे XYZ ट्रस्ट, अगर यहाँ पे XYZ ट्रस्ट ABC ट्रस्ट को 200 लाख का डोनेशन देता है, अपने करंट इनकम में से भी देता है, पर अगर वो कॉर्पस ऑफ ABC है तो XYZ इसका एप्लीकेशन क्लेम नहीं कर सकता। XYZ को यहाँ पे हम ये नहीं मानेंगे कि 200 लाख रुपीज अप्लाइड। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर आप कॉर्पस के लिए देते हो तो नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ द डोनर ट्रस्ट। अच्छा, मतलब रिसिपिएंट ट्रस्ट के लिए सर क्या होगा? तो रिसिपिएंट ट्रस्ट को अगर कॉर्पस के नाम का कुछ पैसा मिलता है तो रिसिपिएंट ट्रस्ट सिंपली उसे 11/5 में दिए गए मोड्स में इन्वेस्ट कर दे, 11/5 के मोड्स में रखे, और अगर वो 11/5 के मोड्स में उस पैसे को रखती है तो उस पर किसी भी तरीके का टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगा। बट अगर उसे वो 11/5 के मोड पे नहीं रखती तो साहब इसे हम स्पेसिफाइड इनकम मानेंगे अंडर सेक्शन 115BBI, और उस पर 30% का टैक्स लगेगा। आई होप आपको याद है। अच्छा, दूसरा, अगर लेट से कोई डोनर ट्रस्ट अपने करंट इनकम से किसी और ट्रस्ट को डोनेशन देता है बट फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस, फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस, तो उस डोनेशन का 85% हम डोनर ट्रस्ट को एप्लीकेशन की तरह से अलाउ करेंगे। तो अगर आपने 200 लाख रुपए अगर आपने डोनेट किए तो इसका 85% कितना बनता है साहब? 1,70,000 रुपए, वो हम मतलब डोनर ट्रस्ट का एप्लीकेशन मानेंगे। मतलब रिसिपिएंट ट्रस्ट का सर क्या होगा? तो अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है एज अ डोनेशन, उसका 85% आप अप्लाई करते हैं फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। बात खत्म हो गई। अच्छा, बहुत ध्यान से, अगर कोई डोनर ट्रस्ट अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से कुछ भी डोनेट करता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे अपने करंट इनकम से, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से। अगर आप कुछ भी डोनेट करते हैं तो एक्यूमुलेटेड इनकम से अगर आप पैसे डोनेट करते हैं वेदर फॉर कॉर्पस और एनी अदर पर्पस, इस केस में हम डोनर ट्रस्ट को एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। और रिसिपिएंट ट्रस्ट का क्या होगा? उसका 85% अप्लाई करते हैं। बात खत्म हो। अच्छा, तो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे साहब XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 200 लाख रुपए डोनेट करना चाहता है टू ABC एजुकेशनल ट्रस्ट। तो इसमें इन्होंने पूछा है हाउ मच द अमाउंट पेड बाय XYZ will be considered as an application if such contribution is with the direction that it shall be used for general charitable purpose and not corpus। तो इसका मतलब आप अपने करंट इनकम से किसी को दे रहे हैं, किसी और ट्रस्ट को पैसे दे रहे हैं फॉर इट्स जनरल पर्पसेस, तो आपको मतलब डोनर को 85% एप्लीकेशन अलाउड है। इसका मतलब 170 का आप एप्लीकेशन क्लेम कर लें। अच्छा, दूसरा, विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉर्पस, तो इस केस में साहब डोनर ट्रस्ट को एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, मतलब नो एप्लीकेशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Would your answer be change in the above question if such amount is paid out of accumulation of XYZ? तो अगर यहाँ पे डोनर ट्रस्ट मतलब XYZ अपने accumulated इनकम से कोई भी पैसा डोनेट करती है टू द रिसिपिएंट ट्रस्ट, तो चाहे रिसिपिएंट ट्रस्ट को जो आप डोनेशन दे रहे हैं इसका पर्पस कॉर्पस हो या कोई और पर्पस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनर ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो फिर डोनर ट्रस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Also examine the conditions which ABC educational कौन है? recipient trust required to satisfy for not including the amount received from XYZ charitable with a specific direction as a form for the part of its corpus। तो अगर मान लीजिए कि XYZ ने ABC को जो 200 लाख रुपए दिए वो कॉर्पस के डायरेक्शन से दिए, तो XYZ को तो उसका एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, ये तो हमने आपके साथ देखा। पर जो रिसिपिएंट ट्रस्ट है वो उस कॉर्पस को 11/5 में दिए गए मोड में रख ले तो रिसिपिएंट के लिए कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन राइज नहीं होगा। बट अगर रिसिपिएंट उसे 11/5 के मोड में नहीं रखता तो इस केस में रिसिपिएंट के लिए वो जो इनकम है जो उसे कॉर्पस डोनेशन XYZ ने दिया है वो 30% पर टैक्स होगी अंडर सेक्शन 115WA। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साहब क्रिप्टो करेंसी और VDA का क्वेश्चन। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। Mr. Amit, an Indian resident, invested in VDA such as
क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। चले, ऑन 15 अप्रैल 2024 ही परचेज वन बिटकॉइन फॉर रुपीज 60 लाख रुपीज। अच्छा, his friend Sushil gifted him NFT non-fungible token. The transfer of those token does not result in transfer of underlying tangible asset। डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, अगर NFT की वजह से अंडरलाइंग टेंजिबल एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो उसे फिर हम VDA नहीं मानते। आई होप आपको ये बात याद है। अगर एनएफटी की वजह से कोई अंडरलाइंग टेंजिबल एसेट है जो एनएफटी की वजह से ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो बीडीए की तरह से कंसिडर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कि द ट्रांसफर ऑफ दोस टोकन डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ एन अंडरलाइंग टेंजिबल एसेट, हेंस इट इज वीडीए, हेंस इट इज वीडीए। अच्छा, हैविंग, अच्छा तो इनके फ्रेंड सुशील ने इनको एक एनएफटी, अमित को एक एनएफटी गिफ्ट किया जिसकी एफएमवी 5 लाख रुपए। डियर फ्रेंड्स, अगर एनएफटी वगैरह गिफ्ट होता है, क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट होती है, मतलब वीडीए की गिफ्टिंग 56(2)(10) लग जाएगा, क्योंकि वीडियो को 56(2)(10) में प्रॉपर्टी की तरह से डिफाइन किया गया। और अगर आपको गिफ्ट में कोई वीडियो मिलता है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरी एफएमवी रेसिपिएंट के लिए अदर सोर्सेस की इनकम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कहते हैं साहब सुशील हैज ब्रॉट दीज एनएफटीज फॉर 4.5 लाख, कोई बात नहीं। अमित ऑल्सो बॉट एनएफटी वर्थ 10 लाख ऑन 10/11/2024। तो अमित ने खुद के पैसे से भी एनएफटी खरीदा 10 लाख रुपए का 10/11/2024 को, और इनको एनएफटी जो है वो इनके फ्रेंड सुशील ने गिफ्ट किया था जिसकी एफएमवी 5 लाख रुपए है इनके बर्थडे पे। तो अगर बर्थडे पे कुछ मिलता है तो उस पर टैक्स बन जाएगा। हाँ, अगर ये आपके मैरिज ओकेजन पे मिलता तो 56(2)(10) नहीं लगता। और चूंकि इनके फ्रेंड ने इनको गिफ्ट किया है, मतलब सुशील, अगर ये एनएफटी लेट से अमित के किसी फैमिली मेंबर ने किया होता, गिफ्ट किया होता, तो अगेन अमित के हैंड में 56(2)(10) नहीं लगता। चलिए आगे आते हैं। ड्यू टू सम फाइनेंशियल नीड ऑन 1/12/2024 ही सोल्ड 0.5 बीटीसी, बीटीसी बोले तो बिटकॉइन। अच्छा, तो इन्होंने ना आधा बिटकॉइन सेल कर दिया 28 लाख रुपए का। ध्यान दीजिए, इन्होंने एक बिटकॉइन खरीदा था 60 लाख का, जिसमें से आधा सेल कर दिया 28 लाख का, मतलब हाफ बिटकॉइन को सेल करके 2 लाख रुपए का लॉस है। डियर फ्रेंड्स, वीडीए का लॉस किसी दूसरे वीडीए की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होता, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो जो 2 लाख का लॉस है, इट इज अ डेड लॉस, उसको भूल जाए। अच्छा, एनएफटी जो फ्रेंड से मिला था इसको 6.5 लाख रुपए का सेल कर दिया। ध्यान दीजिए, जब फ्रेंड से एनएफटी मिला था, सुशील से जब अमित को एनएफटी मिला था, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ वीडीए मींस एनएफटी अमित के हैंड में 5 लाख रुपए आईएफओएस में ऑलरेडी टैक्स हो गया। ऑन द रिसिप्ट ऑफ एनएफटी अमित के हैंड में साहब 5 लाख रुपए 56(2)(10) के हिसाब से टैक्सेबल होगा। और अगर 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ वीडीए फॉर अमित वुड बी 5 लाख एज पर सेक्शन 49(4). आई होप आपको याद। अच्छा, चले, तो 5 लाख रुपए अमित के हैंड में ऑलरेडी वीडीए की वजह से ऑन द रिसिप्ट ऑफ वीडीए एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड 5 लाख रुपए ऑलरेडी आईएफओएस का पार्ट है। अगर अमित की आप वीडीए की इनकम देखेंगे तो देखेंगे, बिटकॉइन को सेल करके 2 लाख का लॉस है, तो 2 लाख के लॉस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो इनको अपने फ्रेंड से जो वीडीए मिला था इसको इन्होंने 6.5 लाख रुपए का सेल कर दिया। अपने फ्रेंड से जो वीडियो मिला था इन्होंने इसको 6.5 लाख का सेल कर दिया, बट इस वीडियो की हम कॉस्ट लेंगे 5 लाख रुपए 49(4) के हिसाब से। तो फ्रेंड से जो एनएफटी मिला था उसको सेल करके 1.5 लाख रुपए इनकम है, गिफ्ट 5 लाख रुपए है, और अदर इनकम ऑफ अमित, यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी दिया हुआ है। देखेंगे साहब, अमित की जो अदर इनकम है वो 6,50,000 है, तो अमित की अदर इनकम 650, तो इस हिसाब से अमित की जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है 13 लाख रुपए। इस 13 लाख रुपए में जो 1.5 लाख रुपए है साहब, ये 115BBH पे 30% पर टैक्स होगा। अच्छा, तो 45,000 रुपए, और जो रिमेनिंग इनकम है 11.5 लाख रुपए, वो स्लैब रेट पे टैक्स होगी। और स्लैब रेट कौन सा, अमित कौन सा रिजीम में है? ऑप्शनल रिजीम में है। तो ऑप्शनल रिजीम में 11,50,000 रुपए टैक्स होगा, जिसका टैक्स बनता है 1,57,500। तो जो मतलब टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 2,10,600। पर सर एक बात बताओ, वीडीए जब आप सेल करोगे तो जो वीडीए का बायर होगा क्या उसे 194(s) का टीडीएस करना पड़ेगा? हाँ, 1% के रेट पे करना पड़ेगा। आपने वीडीए में सेल किया बिटकॉइन, वीडीए में सेल किया बिटकॉइन, बायर ने 28 लाख का खरीदा, तो बायर 1% काट के आपको पैसे देगा, मतलब 28,000 रुपए आपका बायर ने 194(s) में टीडीएस ऑलरेडी काट लिया। अच्छा, साथ में आपने 6.5 लाख रुपए का सेल किया एनएफटी, तो बायर आपको 6.5 लाख रुपए में 1% मतलब 6,500 रुपए काट के पैसे देगा अंडर सेक्शन 194(s). तो आपका 2,10,600 में साहब 34,500 ऑलरेडी टीडीएस कट गया, तो आपका रिमेनिंग टैक्स पेबल कितना है? 1,76,100। आई होप आपको बात समझी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको साहब एक न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं, इट इज अ न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। अच्छा,
आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे मेरे साथ साथ। During the previous year 24-25 Mr. Vivek, a non-resident, became partner in a partnership firm। क्या सर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 लाख टुवर्ड्स कैपिटल, और उन्होंने 50 लाख रुपए कैपिटल के फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूट किए। फर्म ने इनको 10% का इंटरेस्ट पे किया ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर दिया हर साल एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, 24-25 में द प्रॉफिट शेयर वाज 4 लाख ड्यूरिंग द, अच्छा, और फर्म ने 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए प्रॉफिट शेयर दिया। अच्छा, फर्म पेड 5 लाख टू मिस्टर विकास। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, विकास कोई और है, पार्टनर का नाम विवेक है। विकास, अ नॉन रेसिडेंट फ्रेंड ऑफ मिस्टर विवेक, received towards fees for technical services for rendering the services of a project in India। अच्छा, Mr. Vivek and Vikas are both resident of country X। As a tax consultant of Palan Company India, you are required to advise the firm regarding the tax, the TDS on the payment, that is interest on capital and share of profit to Vivek। अच्छा, तो इसका मतलब पाल एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है, इनके पार्टनर है मिस्टर विवेक जो नॉन रेसिडेंट है। तो पाल एंड कंपनी जब अपने नॉन रेसिडेंट पार्टनर मिस्टर विवेक को प्रॉफिट का शेयर देगा तो उसमें टीडीएस इंप्लीकेशन बताना है। सर विवेक के लिए प्रॉफिट का शेयर सेक्शन 10(2)A में एग्जेम्प्ट है, तो चूंकि कोई इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो उस पर टीडीएस नहीं काटना, तो पालन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस। ठीक बात। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर टू विवेक, नो टीडीएस इंप्लीकेशन बिकॉज द प्रॉफिट शेयर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 10(2)A। हाँ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू विवेक, अगर आप विवेक को इंटरेस्ट पे करते हैं साहब, तो अगर एक पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो सेक्शन 194A इस पे टीडीएस इनएप्लीकेबल बना देता है। बट अगर वो पार्टनर रेसिडेंट है, बट अगर एक पार्टनर नॉन रेसिडेंट है तो आपको 195 में रेट्स ऑफ फोर्स के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। तो पाल एंड कंपनी को जब ये विवेक एक नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे करेंगे अपने मतलब कैपिटल पे, तो पाल एंड कंपनी को सेक्शन 195 के हिसाब से जो भी रेट्स इन फोर्स होगा उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। अगर ये अगर मतलब मिस्टर विवेक अगर एक रेसिडेंट होते तो 194A अप्लाई कर जाता और यहाँ पे टीडीएस नहीं करना होता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मिस्टर विकास को जो आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के नाम का पैसा दे रहे हैं, तो मिस्टर विकास को जो आप एफटीएस पे कर रहे हैं साहब। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, एफटीएस इंडिया हैज नो ड्यूटी विद कंट्री एक्स। तो एफटीएस जो है डियर, ये 115A के हिसाब से टैक्स हो जाता है और अकॉर्डिंगली आपको जो है वो मतलब टीडीएस करना पड़ेगा एट द रेट्स इन फोर्स। और जो भी आप मतलब टीडीएस करोगे, आपको पता है नॉन रेसिडेंट को पे किया जाने वाला टीडीएस उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़े, कहते हैं साहब इज देयर एनी, अच्छा, इन केस द टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल एट सोर्स, अगर टीडीएस नहीं करना, इज देयर एनी अदर रिलेटेड रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइड विद। डियर फ्रेंड, सेक्शन 195 कहता है कि अगर आप किसी भी नॉन रेसिडेंट को कोई भी पैसा दे रहे हैं, चाहे उस पैसे पे टीडीएस बनता है चाहे नहीं बनता, चाहे वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है चाहे ना हो, आपको हर उस पेमेंट की जानकारी आपको फर्निश करनी पड़ेगी टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, furnish information of all payments to NR foreign company whether such income is chargeable to tax in India or not as per section 195 subsection 6। अच्छा, आगे आते हैं, if India has a DTAA with country X providing for TDS at the rate of 10% in respect of FTS। अच्छा, तो इंडिया का अगर कंट्री एक्स जहां पे मिस्टर विकास लोकेटेड है, उन्होंने कहा है एफटीएस इनकम पे 10% का टीडीएस करना, चले, then what is the remedy available? Remedy available in case of Pal and company has the deducted tax at the requisite rate provided under income tax act 1960। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है डियर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मॉड्यूल 3 पेज नंबर 174। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि विकास जिस कंट्री के रेसिडेंट है, उस कंट्री के साथ इंडिया का जो DTAA है वो कहता है इंडिया एफटीएस पे 10% का टीडीएस काटे, पर पेयर ने यहाँ पे साहब रेट्स इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस काट लिया जो कि 10% से ज्यादा है। अब पाल एंड कंपनी के पास रेमेडी क्या है? तो इसके लिए साहब सीयूडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था और वो सर्कुलर मैं आपको थोड़ा सा रीड कराना चाहता हूँ। देखेंगे, the TDS rates given under the act and the relevant DTAA may differ. It may be possible that tax is deducted at a rate prescribed in DTAA which is maybe higher than the income tax rate. Since the law requires the TDS at the rate lower of DTAA or income tax act, there is a possibility in such cases excess tax is deducted relying on the provisions of DTAA। ठीक बात।
अच्छा, अकॉर्डिंगली रिफंड ऑफ सच एक्सेस कैन बी अलाउड टू द पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है साहब पाल एंड कंपनी यहाँ पे इस एक्सेस टीडीएस का मतलब रिफंड क्लेम कर ले। बट सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे टीडीएस मिस्टर विकास ने बियर किया है तो फिर मतलब मिस्टर विकास यहाँ पे मतलब रिफंड का क्लेम फाइल कर देगा और उनको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अच्छा, मिस्टर भुवन proposes to purchase for his business, अच्छा, certain raw material from श्रीनिवास। तो मिस्टर भुवन जो है साहब वो श्रीनिवास से अपने बिजनेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं। इन व्यू ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स श्रीनिवास इंसिस्ट ऑन कैश पेमेंट फॉर द परचेज। अच्छा, तो श्रीनिवास ने भुवन को कहा साहब कि हमें ना कैश दे दो, तो कैश में अगर आप दे दोगे देन इट इज ओके। अच्छा, टू विच भुवन एग्रीज, तो भुवन एग्री कर जाते हैं। 23/7/2025 को पेमेंट परचेज आर इफेक्टेड थ्रू अ कैश इनवॉइस ऑफ 3/20। अच्छा, तो इसका मतलब भुवन ने 3/20 कैश दिया टू श्रीनिवास। अच्छा, और यहाँ पे इन्होंने अपने मतलब बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया। अच्छा, in respect of the above transaction will there be any determinant in the hands of Bhuvan and Srinivas under the provisions of income tax। अच्छा, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यार, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रीड कराना चाहता हूँ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन कैश एंड सेल ऑफ गुड्स बाय द सेलर इन कैश। तो अगर आप रॉ मटेरियल कैश में परचेज करते हो तो बायर के लिए क्या इंप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 43 कहता है कि अगर आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो टू अ पर्सन इन अ डे तो वो पेमेंट आपकी डिसअलाउड हो जाएगी फॉर टैक्स पर्पसेस, मतलब आप उसका इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये इंप्लीकेशन है बायर के लिए। जो पर्सन इसको सेल कर रहा है मींस द सेलर, क्या उसके लिए भी कोई इंप्लीकेशन है? तो साहब इसके लिए आपको प्रोविजन पता है सेक्शन 269 एसटी। तो सेक्शन तो 269 एसटी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नो पर्सन शैल रिसीव, तो रिसीव कौन करता है, बायर या फिर सेलर। पेमेंट कौन रिसीव करता है, सेलर। अच्छा, तो नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे in respect of a single transaction या in respect of transactions relating to one event or occasion from a person। ठीक बात है, इसका मतलब कोई भी पर्सन 2 लाख या इससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता किसी एक पर्सन से एक दिन में या इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साहब भुवन ने 3/20 के रॉ मटेरियल परचेज कर लिए विद फ्रॉम 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 मिस्टर श्रीनिवास, और इन्होंने इन्होंने 3/20 का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। तो साहब जो 3/20 का जो आपने परचेज किया, अगर हम इसे सिंगल डे न भी माने तो क्या ये सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए 3/20 है? हाँ। तो क्या 2 लाख से ज्यादा है? हाँ। तो क्या सेक्शन 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन हो गया? हाँ। तो सेक्शन 271 डीए कहता है साहब कि अगर आपने 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन किया तो जितना आपने कॉन्ट्रावेंशन किया उतना ही आपके ऊपर पेनल्टी है। तो श्रीनिवास के ऊपर पेनल्टी कितनी बन गई, 3,20,000 रुपए, और भुवन के लिए ये 3,20,000 रुपए टैक्स पर्पसेस के लिए डिसअलाउड हो गया। तो मेरे साथ साथ देख लें, परचेज ऑफ 3/20 थ्रू अ सिंगल इनवॉइस, तो मिस्टर भुवन के लिए 3/20 इज डिसअलाउड एज एक्सपेंडिचर और श्रीनिवास के लिए 3,20,000 इज द पेनल्टी अमाउंट अंडर सेक्शन 271 डी ए। अच्छा, आगे इन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा, would your answer be different if the cash purchases are effected by the buyer Bhuvan on 2 different dates for different raw materials for 180 और 140? ध्यान दीजिएगा, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर भुवन ने यहाँ पे 2 अलग अलग रॉ मटेरियल खरीदे होते, 180 और 140, मतलब 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग रॉ मटेरियल, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए। तो अगर हम भुवन की बात करें तो भुवन साहब जैसे 10,000 से ज्यादा पे करेंगे 43 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 10,000 से ज्यादा है, 43 अट्रैक्ट हो गया। 140 10,000 से ज्यादा है, 43 अट्रैक्ट हो गया। तो भुवन के लिए तो अभी भी 3/20 इज नॉट अलाउड। भुवन के लिए 180 एंड 140 इज डिसअलाउड। अच्छा, बात करते हैं मिस्टर श्रीनिवास के लिए जिन्होंने सेल किया। अब इन्होंने 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स किए, दोनों की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम है। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर श्रीनिवास ने साहब 2 लाख रुपए या कम, मतलब उससे ज्यादा रिसीव नहीं किए फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। 2 अलग अलग दिन ट्रांजेक्शन हुए, 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए, सिंगल ट्रांजेक्शन भी नहीं है। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। आप इसको यहाँ पे भी क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये कोई वन इवेंट या ओकेजन है, ये 2 अलग अलग इवेंट या 2 अलग अलग ओकेजन है। इसलिए अगर मिस्टर श्रीनिवास 180 और 140 2 अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन करके 2 अलग अलग दिन रिसीव करते हैं, इसलिए मिस्टर श्रीनिवास ने 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, 271 डीए की पेनल्टी नहीं लगेगी।
तो मेरे साथ साथ देखेंगे, नो कंट्रावेंशन इज नो पेनल्टी। आई होप आपको बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें मेरे साथ साथ। Mrs. Sudha Sharma, aged 61 years, is married and settled in Calcutta. अच्छा, she is a Hindustani classic singer and composer who performs concerts in India and country M. अच्छा, she visits country M every year during the music season in October. इसका मतलब ये एक महीने के लिए इंडिया से बाहर जाती है, तो इंडिया के लिए आर बन गई, रेसिडेंट एंड नॉट ओनली रेसिडेंट। वहां पे पार्टिसिपेट करती है म्यूजिक में। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर शी परफॉर्म्स कंसर्ट्स इन इंडिया। चलें, इनकम फ्रॉम कंसर्ट्स इंडिया में 10 लाख रुपए और कंट्री एम में 12,245 सीएमडी, मतलब कंट्री एम डॉलर कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी फॉरेन इनकम है ये फॉरेक्स में दी गई है। तो याद करें साहब, अगर फॉरेन इनकम आपको फॉरेक्स में दी जाएगी तो रूल 115 आता है और वो आपको बताता है कि आपको मतलब कन्वर्जन कैसे करना है। मतलब यहाँ पे कंसर्ट्स परफॉर्म करना सुधा के लिए क्या है, प्रोफेशन है। तो अगर कोई प्रोफेशनल इनकम है जो कि फॉरेक्स में दी गई है, उसका इंडियन करेंसी में कन्वर्जन कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप यूज करोगे लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी। तो लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी बोले तो प्रीवियस ईयर 24-25 मींस 31/3/2025 का जो टीटीबीआर होगा वो हम कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे। मींस 12,245 के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के लिए हम 31/3/25 का टीटीबीआर यूज करेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, टैक्स डिडक्टेड इन कंट्री एम इन अक्टूबर 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हर इन कंट्री एम वाज 2500 सीएमडी, मतलब 2500 सीएमडी का टीडीएस कंट्री एम में हो गया अक्टूबर में। पर सर ये तो अगेन टैक्स भी आपका फॉरेन करेंसी में कटा। तो अगर कोई टैक्स डियर फॉरेन करेंसी में कटता है तो रूल 128 के हिसाब से आप उस टैक्स को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टीटीबीआर ऑफ द करेंसी ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्सेस डिडक्टेड और पेड। मतलब जिस महीने टैक्स आपका कट गया या जिस महीने आपने टैक्स पे किया उसके पिछले महीने की आखिरी दिन का टीटीबीआर। तो मेरा अगर टैक्स अक्टूबर में कटा है तो मैं यहाँ पे 30 सितंबर 2024 का टीटीबीआर यूज करूंगा फॉर कन्वर्टिंग 2500 सीएमडी इनटू आईएनआर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शी अर्न्स इनकम ऑफ सीएनडी 10,000 बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट ऑफ म्यूजिक कंपोनेंट्स म्यूजिक कंपोजिशन कंट्री एन। ध्यान दीजिएगा, ये रॉयल्टी इनकम इन्होंने कहां से अर्न की, कंट्री एन से अर्न की। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कंट्री एम की बात कर रहे थे। आई होप आपको बात समझ आ रही है। द रॉयल्टी इज पेड टू हर एवरी ईयर ऑन 25 मार्च आफ्टर टीडीएस ऑफ 10%। ध्यान दीजिए, अगेन ये फॉरेन करेंसी में दिया गया है। तो रॉयल्टी आपकी मतलब बिजनेस इनकम है पीजीबीपी, तो हम यूज करेंगे 31 मार्च 2025, मतलब लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का टीटीबीआर। और 25 मार्च को आपका टीडीएस कटा है तो हम आपको 28 फरवरी का हम मतलब टीटीबीआर यूज कर लेंगे। इन इंडिया शी हैज इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 लाख फ्रॉम बैंक डिपॉजिट और 25,000 फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। चले, शी पेज मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 27,000। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब 61 ईयर्स की हैं तो 50,000 तक अलाउड है। अच्छा, टू इंश्योर हर हेल्थ एंड 30,000। अच्छा, टू इंश्योर हर हस्बैंड्स हेल्थ और रेजिडेंट ऑफ 64 ईयर्स। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के लिए पे करेंगे तो एडिशनल 50,000 है, बट चूंकि आपने अपने स्पाउस के लिए दिया तो दोनों मिला के 50,000 है। तो 27,000 और 30,000, ऑल्दो ये 57 बनता है, बट 80D आपको मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन देगा। अच्छा, शी डिपॉजिटेड 1.5 लाख इन पीपीएफ एंड 3 लाख इन 5 ईयर एफडी इन द नेम ऑफ सन। तो 1.5 लाख आप पीपीएफ में जमा करोगे तो एटीसी ले लेना। और ये आपको कन्वर्जन रेट्स दिए गए हैं। इंडिया का कोई भी डीटीडब्ल्यूए कंट्री एम के साथ नहीं है, बट कंट्री एन के साथ डीटीडब्ल्यूए है। अच्छा, आगे की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले इनकम वगैरह की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनकी इनकम मेरे साथ साथ देख लें, मिस सुधा की इनकम देख लें साहब। अच्छा, कंसर्ट जो ये इंडिया में करती हैं इससे इनकी इनकम है 10 लाख रुपए। इंडिया से जो कंसर्ट है इनकम है 10 लाख रुपए। अच्छा, कंट्री एम में जो कंसर्ट्स करती हैं सुधा, यहां से इनकी इनकम है साहब 12,245 सीएमडी। क्योंकि पीजीबीपी की इनकम है तो हम कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का टीटीबीआर। लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर बोले तो 31/3/2025। कंट्री एम का 31/3/2025 का टीटीबीआर क्या है, 80 रुपए। तो हम कन्वर्जन के लिए 80 रुपए यूज करेंगे तो 10,200 मतलब 12,245 रुपए इंटू 80, तो ये कन्वर्ट होके बनता है साहब 9,79,600। तो ध्यान दीजिएगा, कंट्री एम में सुधा ने जो कंसर्ट्स परफॉर्म किए वहां से जो इंडियन करेंसी में जो कन्वर्टेड इनकम आती है वो आती है 9,79,600। ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा इनको कंट्री एन से रॉयल्टी मिलती है फॉर हर म्यूजिक कंपोजिशन, जो कि 10,000 कंट्री एन डॉलर है। तो कंट्री एन डॉलर को भी हम आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे 31 मार्च 2025 को।
उसका रेट आपको दिया गया 79, तो ये बन गया 79 इंटू 10,000 बोले तो 7,90,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? तो पीजीवीपी हेड की मतलब सुधा की इनकम कितनी है? 27,69,600। अच्छा, इसमें और क्या क्या इनकम है साहब? इनकी इनकम है इंडिया से एफडी की इंटरेस्ट है 4 लाख रुपए और सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है 25,000। तो अगर आप देखेंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई 31,94,600, मतलब 31,94,600। अच्छा, अब इसमें चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुधा ने ऑप्ट आउट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सुधा इफ शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम। तो एटीसी से एटीयू मिल जाएगा। एटीसी से एटीयू में साहब अगर आप देखेंगे साहब तो एटीसी से एटीयू, एटीसी 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में जमा किया है और एटीडी अपने लिए 27,000 रुपए दिए, हस्बैंड के लिए 30,000 दिए, तो दोनों मिला के 50,000 रुपए। और साथ में इनको सेविंग से इंटरेस्ट मिला है, तो एटीटीटी मतलब एटीटीटी ए मिल जाएगा 10,000, बट एफडी का भी इंटरेस्ट मिला है और ये 60 ईयर से ज्यादा की हैं तो एटीटीटी भी मिल जाएगा 50,000। तो इनको बेटर है कि 50,000 ले लें। तो इनको जो एटीसी से एटीयू मिलेगा वो मिलेगा 2.5 लाख। तो इनका जो टोटल इनकम आएगा वो आएगा 29,44,600। और इस टोटल इनकम पे स्लैब रेट लगा के जो ऑप्शनल रिज्यूम का जो टैक्स बनता है वो बनता है साहब 7,21,115, जिसको आप अगर एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे इंडिया में तो वो बनता है 7,21,115 डिवाइडेड बाय 29,44,600। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज 24.489%। सो एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया इज 24.489%। अच्छा, अब दो कंट्रीज हैं साहब, एक है कंट्री एम और दूसरा है कंट्री एन। कंट्री एम में आपने आपने कंट्री एम के साथ इंडिया का कोई डीटीए नहीं है। देखेंगे इंडिया हैज नो डीटीडब्ल्यू विद कंट्री एम। तो अगर कंट्री एम के साथ कोई डीटीए नहीं है तो मिसेस सुधा को कंट्री एम में पे किए जाने वाले टैक्स पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? यूनिलैटरल रिलीफ। कंट्री एम की इनकम कितनी है जो इंडिया में टैक्स हो रही है? सर कंट्री एम्स की ये इनकम है साहब 12,245 इंटू 80 रुपीज के रेट से ये टैक्स हो गई, तो 12,245 ये बनता है। तो कंट्री एम की आपकी इनकम कितनी है लायबल टू टैक्स इन इंडिया? अच्छा, कंट्री एम में आपने इस पे कितना टैक्स पे किया? सर हमने कंट्री एम में टैक्स पे किया 2,500 सीएमडी। कब पे किया? अक्टूबर 2024 में। तो 30 सितंबर का कन्वर्जन रेट है अच्छा 80 रुपए। तो 2,500 इंटू 80 बोले तो अच्छा कंट्री एम में हमने इस पर टैक्स पे किया 2 लाख रुपए। और इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है? इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स है सर 24.489%। तो इंडिया में इस इनकम पे कितना टैक्स बनता है? 976 979,600 इंटू 24.489%। तो इंडिया में इस पर टैक्स बनता है साहब 239894। तो दोनों का लोअर कितना? 2 लाख रुपए। तो सेक्शन 91 में जो रिबेट मिल जाएगा वो मिल जाएगा कितना? 2 लाख रुपए टू मिसेस सुधा। आई होप आपको बात समझ आई। और कंट्री एन की बात कर लेते हैं। कंट्री एन का इंडिया के साथ डीटीडब्ल्यू है और कंट्री एन से मतलब सुधा को रॉयल्टी इनकम मिल रही है। और अगर आप डीटीडब्ल्यू को पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। DTAA between India and country and Article 12 royalty and fees for included services arising in the contracting state। arising in the contracting state मतलब हमारे केस में सुधा ने रॉयल्टी अर्न की है कंट्री एन से। तो अराइज कहाँ हो रही है? कंट्री एन, मतलब सोर्स कंट्रीज कंट्री एन। अच्छा, एंड पे टू द रेसिडेंट ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब सुधा इज द टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया को पे किया जा रहा है। मे बी टैक्स इन दैट अदर स्टेट। तो इसका मतलब अदर स्टेट बोले तो इंडिया, बोले तो रेसिडेंट स्टेट भी उस पर टैक्स लगा सकता है। तो इसका मतलब अगर रेसिडेंट स्टेट भी उस पर टैक्स लगा सकता है तो मतलब ये एग्जामिशन तो नहीं है साहब। आपको पता है DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में डबल टैक्सेशन को आप डील करने के लिए एग्जामिशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और टैक्स क्रेडिट मेथड भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिशन मेथड वो मेथड होता है जहां पे सोर्स कंट्री ने अगर टैक्स लगा दिया तो रेसिडेंट कंट्री उस इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। ठीक बात है। अगर यहाँ लिखा होता कि रेसिडेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कैन नॉट बी टैक्स इन दैट अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट पे उस पर टैक्स लग ही नहीं सकता, मतलब अदर स्टेट में वो एग्जम्प्ट हो गया, मतलब एग्जम्पशन मेथड। बट यहाँ पे लिखा मे बी टैक्स, तो इसका मतलब रेसिडेंट स्टेट भी उस पर टैक्स लगाएगा। तो रेसिडेंट स्टेट अगर उस पर टैक्स लगा लेगा तो फिर उस पर वो क्या अलाउ करेगा? क्रेडिट अलाउ करेगा, मतलब आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा ऑफ टैक्स पेड इन द सोर्स स्टेट। ठीक बात, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो चलो मेरे साथ साथ पढ़े लें साहब।
The amount of tax paid under the law of country N in accordance with the provisions of the agreement whether directly or by deduction by the resident of India in respect of income from sources। अच्छा देखेंगे shall be allowed as a credit, मतलब आपने जो कंट्री एन में जो रॉयल्टी पे टैक्स पे किया इंडिया के टैक्स से आप उसका क्रेडिट ले लेना, बट क्रेडिट कितना मिलेगा अगेंस्ट द इंडियन टैक्स पेएबल of an amount not exceeding that proportion of income of Indian tax which the income bears to the entire income, मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो इंडिया का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उससे क्रेडिट ले लेना। तो चलिए फिर कंट्री एन की बात कर लें। कंट्री एन से जो इनकम सुधा की लायबल टू टैक्स है वो 790 है, रॉयल्टी 10,000 मतलब डॉलर की, जिसमें 79 के रेट से। अच्छा तो इन्होंने कंट्री एन में टीडीएस कितना पे किया, $10,000 पे $1,000, 10% टीडीएस कटा था, और टीडीएस कटा था 25 मार्च को। तो हम 28 फरवरी का हम कन्वर्जन रेट ले लेंगे। कंट्री एन के 28 फरवरी का कन्वर्जन रेट 78 रुपए है। तो कंट्री एन में इस इनकम पे कितना टैक्स लगा था, 78,000 रुपए। और इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना आया है साहब, हमने कैलकुलेट किया था 24.489। तो अगर मैं 790 का 24.489% लूं तो ये बनता है करीबन करीबन 193,463। तो दोनों का लोअर कितना है 78,000 रुपीज। तो ये मुझे मिल जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 90 78,000। आई होप आपको बात समझ आई। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 90 हो गया 78,000। तो हमारा जो टैक्स पेबल होगा इन दोनों रिलीफ को एडजस्ट करने के बाद ये हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब जल्दी से। चले मनन who remained in country X, अच्छा रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली ऑन 1 अक्टूबर फरवरी 2024। अच्छा अच्छा तो मनन जो कंट्री एक्स में ही थे वो इंडिया वापस आ गए, और कब आए 1 फरवरी 2024 को वापस आए। डियर फ्रेंड्स याद करना, मतलब ध्यान दे, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से। अगर आप 1 फरवरी 24 को इंडिया आ गए तो इसका मतलब आप 1 अप्रैल 2024 से इंडिया में ही हैं। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में आप 182 डे से ज्यादा इंडिया में है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए आप इंडिया में क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। अच्छा तो मनन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। बट अगर ये रेसिडेंट बन भी गए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ROR है या NOR है। अगर इन्होंने कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दिया तो ये NOR बन जाएंगे। वो कंडीशन क्या है, 24-25 के पिछले 7 सालों में ये भारत में 729 डेज या उससे कम रहेंगे, या 24-25 के पिछले 10 सालों में ये कम से कम 9 बार भारत में नॉन रेसिडेंट रहेंगे। अगर आप देखें साहब तो ये भारत आए हैं 1 फरवरी 2024 को, तो इसका मतलब 24-25 के पहले ये भारत में 23-24 में रहे थे, फरवरी और मार्च, मतलब 60 दिन। इसके अलावा तो भारत में रहे ही नहीं। तो इसका मतलब इन्होंने दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की टू बी ROR। हेंस मिस्टर Manan is a resident and not ordinarily resident in India for the previous year 24-25। Are you guys getting? अच्छा और सेक्शन 5 के हिसाब से साहब अगर कोई एसोसिएट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है तो उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम इंडिया में क्या क्या आएगी, कौन कौन सी इनकम उसकी इंडिया में टैक्स होगी। इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अकर अराइजेस इन इंडिया, डीम्ड टू अकर अराइजेस इन इंडिया, इनकम विच occur arises outside India and received outside India but from a business controlled in or profession set up in India। इसके अलावा NOR की कोई भी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। सर अगर मनन ROR हो जाते तो क्या बदल जाता, ROR हो जाते साहब तो इनकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती, इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अकर अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अकर अराइज इन इंडिया, अकर अराइजेस आउटसाइड इंडिया, इवन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इवन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो हर वो इनकम जो अगर अराइज आउटसाइड इंडिया होती और चले चाहे भारत के बाहर ही रिसीव हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी हम इंडिया में टैक्स कर देते, प्रोवाइडेड ही शुड बी ROR। बट इन दिस केस मनन इज NOR। हिंस NOR के केस में वो इनकम जो इंडिया के बाहर अकर अराइज हो रही है और इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, वो इनकम सिर्फ वो वाली इंडिया में टैक्स होगी जो इंडिया में, जो इंडिया से कंट्रोल्ड बिजनेस या प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है उससे बिलोंग करती है। आई होप आपको याद है। अच्छा चलिए फिर आगे आते हैं। देखेंगे साहब ये हाउस प्रॉपर्टी इन कंट्री एक्स फॉर विच ही अर्नड एंड रिसीव्ड रेंटल इनकम ऑफ 30,000 एंड 34,000। अच्छा फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 और 25। चले इन द अच्छा अच्छा मुद्दे वाली बात, इन द बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन कंट्री। ध्यान दीजिएगा हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है, कंट्री एक्स में, मतलब प्रॉपर्टी इनकम का सोर्स कहां है, कंट्री एक्स में। इसका मतलब इनकम अकर अराइज कहां हो रही है साहब, कंट्री एक्स में, और कहां पे रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन कंट्री एक्स। तो इसका मतलब रेंटल इनकम इज अकरिंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया।
ये जो रेंटल इनकम है फिर से ये अकराराइज इंडिया के बाहर हो रही है और रिसीव्ड इंडिया के बाहर हो रही है। हम इसे इंडिया में टैक्स कर देते, पर सर ये तो इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, फिर भी मैं टैक्स कर देता। सर आपका राज चल रहा है क्या? मेरी बात तो सुन लें। ये इनकम इंडिया के बाहर अकराराइज हो रही है और इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, मैं ऐसे फिर भी इंडिया में टैक्स कर देता, प्रोवाइडेड मनन शुड बी आरओआर। अगर मनन कौन होते? आरओआर। पर चूंकि यहाँ पे मनन एनओआर है साहब, इसलिए मैं इस रेंटल इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं कर सकता, बिकॉज it has been occurring arising outside India as well as it has been received outside India. Hence, I cannot tax this rental income in India. तो साहब इसका मतलब रेंटल इनकम से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आपको यहाँ पे दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सारी बातें इररिलेवेंट हैं, क्योंकि ये इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। Are you guys getting? तो साहब देखेंगे इंस्टीट्यूट जो है वो इंटर लेवल का पॉइंट है, बेसिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटर लेवल। ये कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अजीब सा है, ये सीए इंटर का पॉइंट है। और आप में से कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा कि साहब ये तो हम सीए इंटर में पढ़ते थे, बट चूंकि अब ऐसा होता है ना कि फाइनल में हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा हाई लेवल कुछ आएगा और ये इंटर वाले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दें, तो हमें परेशानी हो जाती है एग्जाम में। सो हमें इन चीजों के लिए भी साहब वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल इन दी एग्जाम। ठीक बात है साहब, तो थोड़ा सा इनके लिए भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि फाइनल में कोई बहुत हाई फाई चीजें आती हैं, चीजें इजी रहती हैं, बट ये होता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस और थोड़ा सा ये सोचना कि नहीं बहुत ही ज्यादा हार्ड कुछ आएगा। चलें फिर। अच्छा, आगे आते हैं। ही ट्रांसफर्ड लैंड सिचुएटेड इन इंदौर। ध्यान दीजिएगा, भले मिस्टर मनन एनओआर हैं, बट साहब अगर लैंड आपकी इंदौर इंडिया में सिचुएटेड है, सो एज पर सेक्शन 911 दैट कैप गेन विल बी डीम्ड टू अकराइज इन इंडिया। और अगर ये इंडिया में डीम्ड टू अकराइज हो रहा है, तो इस पैसे को आप चाहे दुनिया में कहीं भी रिसीव करें, दुनिया के बाहर जाके रिसीव कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिया में इस पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, तो इन्होंने इंदौर में अपने लैंड को मिस्टर सार्थक को ट्रांसफर किया 80 लाख रुपए का, जो उन्होंने अक्वायर किया था 30 लाख रुपए, और इन्होंने ट्रांसफर किया 31/12 को, अक्वायर किया था 18/5 को, मतलब 24 महीने से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म। ठीक बात है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चले, एक्सचेंज रेट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमें साहब एक्सचेंज रेट से भी कोई लेना देना नहीं है, पता है, मतलब ये एक्सचेंज रेट भी इररिलेवेंट है। यू गाइस गेटिंग? दिस एक्सचेंज रेट इज आल्सो इररिलेवेंट, क्योंकि कंट्री एक्स की इनकम आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं हो रही। बट हाँ, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा साहब कि आप जो सार्थक को जो लैंड जो आप ट्रांसफर करेंगे, उस लैंड में आपकी जो लॉन्ग टर्म कैप गेन कैलकुलेट होगी, चूंकि ट्रांसफर 23/7/2024 या उसके बाद हो रहा है, इसलिए इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बट जो आप एलटीसीजी कैलकुलेट करेंगे, उसमें आप देखेंगे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, लैंड या फिर बिल्डिंग। और ट्रांसफर चूंकि लैंड या फिर बिल्डिंग हो रहा है, एक रेसिडेंट है, और साथ में ट्रांसफर हो रहा है 23/7/2024 या उसके बाद, जिसको अक्वायर किया गया था बिफोर 23/7/2024, इसलिए टैक्स जो होगा वो होगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विदाउट विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। तो चले फिर मेरे साथ साथ देख लें, मनन देखेंगे, और मनन की कुछ और भी इनकम है शायद। अच्छा, अच्छा कुछ ज्यादा ही मैंने यहाँ पे उड़ा दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 12.5 लाख। तो इनकी जो पीजीबीपी की इनकम है साहब, ये 12.5 लाख रुपए है। और दूसरी इनकम इनकी कैप गेन है, लॉन्ग टर्म कैप गेन। तो लैंड इज लॉन्ग टर्म, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80 लाख, कॉस्ट एक्विजिशन 30 लाख, एलटीसीजी 50 लाख। तो अगर आप इनकी टोटल इनकम की बात करें तो 62,50,000। ठीक बात। अच्छा, मुद्दे वाली बात, पीजीबीपी तो स्लैब रेट पे टैक्स होगा, और मिस्टर मनन किस रिजीम में है, डिफॉल्ट रिजीम। तो पीजीबीपी पे डिफॉल्ट रिजीम, तो डिफॉल्ट रिजीम के हिसाब से 12.5 लाख पे टैक्स बनता है 90,000 रुपीज। अब मुद्दे वाली बात है, एलटीसीजी का क्या होगा, 50 लाख रुपए की एलटीसीजी का क्या होगा। तो 50 लाख रुपए पे 12.5% लगा दें विदाउट इंडेक्सेशन, तो वो बनता है 6,25,000, या 20% विद इंडेक्सेशन। तो विद इंडेक्सेशन कैसे निकलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 30 लाख रुपए, और इंडेक्सेशन आपको दिया हुआ है 30 लाख रुपए इंटू 363 डिवाइडेड बाय 331, क्योंकि 22-23 आपने फाइनेंशियल 22-23 का है ये। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन गई, ये बन गई
32,90,000 ₹3 ₹32,90,030। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जो बन गई, तो आपका LTCG बनता है यहाँ पे अच्छा, और इसका 20%, तो ये टैक्स बनता है डियर 9,41,944। तो विदाउट इंडेक्सेशन 6,25,000 था, सो इट वाज लोअर, तो ये हम 6,25,000 ले लेंगे। और अकॉर्डिंगली आपका दोनों पे जो ये दोनों का सम टोटल कितना बना 715, और इस पे चूंकि इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो 10% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सर, दोनों को जोड़ के 8,17,960। तो अकॉर्डिंगली आपको 8,17,960 का टैक्स देना पड़ेगा। इसमें डियर बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैप गेन यहाँ पे देखना पड़ेगा 112 में कि ये 10%, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, दोनों में से जो लोअर होगा वो आप दे देना। अच्छा, आगे आते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी। Triveni Cement Limited is an Indian company having its head office at Chennai. For the previous year 24-25, it furnishes the following information of certain entities, अच्छा, and transactions undertaken with them. Drift Inc. and wholly owned foreign subsidiary in Japan of TCL. तो TCL की ये wholly owned foreign subsidiary है, तो इसका मतलब wholly owned subsidiary मतलब आप इसके कंट्रोल, आप इसका मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए। अच्छा, इन्होंने 3 मिलियन रॉयल्टी पे की है ड्रिफ्ट ने TCL को फॉर द नो हाउ, और बट इस तरह की रॉयल्टी जो है वो $4 मिलियन की होती है। तो इसका मतलब आपके एसोसिएट एंटरप्राइज ने आपको रॉयल्टी सिर्फ 3 मिलियन दी है, जिसका आर्म्स लेंथ प्राइस 4 मिलियन है एज पर कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। तो 1 मिलियन आपने कम रिसीव किया, तो हम आपकी इनकम इंडिया में 1 मिलियन से बढ़ा देंगे। $1 मिलियन बोले तो एक USD 82 रुपीज का है, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 82 बोले तो 820 लाख आपकी इनकम इंडिया में बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब 8 करोड़ 20 लाख रुपए आपकी इनकम इंडिया में बढ़ गई। अच्छा, पहले ट्रांजेक्शन पे। दूसरा, TCL borrowed 220 करोड़ फ्रॉम स्विफ्ट इंक दुबई ऑन 1/4/2024 ऑन दिस डेट। अगर आप किसी और एंटिटी से कोई पैसे बोरो करते हैं और जो आपने बोरोइंग की, अगर वो आपके टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का कम से कम 51% है, तो आप दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाते हैं। तो आपने बोरोइंग की 220 करोड़ और इस दिन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है साहब 330 करोड़ रुपीस। अच्छा, 270 प्लस 25 प्लस 35, और आपने बोरो किया 220 करोड़, तो ये 66.67% है। तो ध्यान दीजिएगा, TCL ने स्विफ्ट से जो बोरो किया डियर, ये इसके टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का 66.67% है, जो 51% से ज्यादा है। इसलिए स्विफ्ट और TCL आपस में AE बन गए, और ये जो बोरोइंग है ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन गई, इस पे भी ALP लग जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। आगे पढ़ेंगे। स्विफ्ट ने 8% का इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब 17.6 करोड़, जो कि मार्केट में 7% का इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो दो द नॉर्मल lending rate was 7% to other parties, in view of the urgent requirement of funds and pressing financial commitments, TCL decided to borrow the amount then। तो अब इसमें साहब इन्होंने ना ये लाइन लिखकर यहाँ पे कंफ्यूजन खड़ी कर दी, बट हमें एग्जाम में इस चीज को कंसर्न नहीं करना, क्योंकि हमें कोई बाकी जानकारी नहीं दी गई है। रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा कि ये जो मतलब मैटर है साहब, ये अपील में चला जाएगा, मतलब कंपनी यहाँ पे अपील फाइल कर देगी, बट हमें एग्जाम में इसके बारे में कंसर्न नहीं रहना। तो 8% की जगह हम 7% लेंगे। 8% पे इंटरेस्ट बनता है 17.6 करोड़, 220 करोड़ का 7% कितना बनता है सर 15 करोड़ 40 लाख, और आपने चार्ज किया है 17 करोड़ 60 लाख, तो हम 2 करोड़ 20 लाख रुपए एड बैक कर देंगे। तो 220 लाख रुपए हमने एड बैक कर दिया। अच्छा, तीसरा, TCL supplies goods to True World Limited in Singapore. The paid up share capital in foreign currency 92 करोड़, जिसमें से TCL के पास 22 करोड़ है। तो 22 करोड़ डिवाइडेड बाय 92 करोड़, तो आप क्या 26% होल्ड करते हो? नहीं, आप साहब यहाँ पे सिर्फ 23.91% होल्ड करते हो। एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए मिनिमम 26% की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे सिर्फ 24% के आसपास होल्ड करते हो। इसलिए TCL और TWL आर नॉट AE, यहाँ पे TPA का एडजस्टमेंट नहीं होगा। डेर हमने कोशिश की है कि मिनिमम टाइम में आपका पूरा RTP कवर कर लें। सो अच्छे से रिवाइज करें और रिवीजन वीडियोस हम आपके साथ शेयर करें, उसे भी देखें। सबको बाय बाय।